हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीडी वाला पर। और संकल्प बैच के अंदर मैं अखिल रॉय, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। आज एक एकदम नया चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज वेक्टर्स। वेक्टर्स को हिंदी में सदिश कहा जाता है और ये बड़ा ही मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये उतना ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, उतना ही ट्रिकी कॉन्सेप्ट हो जाता है अगर आप इसके फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स को नहीं समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि बच्चे को कई बार वेक्टर्स में पढ़ने को जो सबसे बड़ा वाला डर आता है ना, कि वो है डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। क्या रिलेट करते हो आप ये बात जो मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, इस फैक्ट से आप रिलेट करते हो? हाँ तो बेटा एक बार जरूर लिख कर बताना कि हाँ सर, मुझे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच में डिफरेंस नहीं समझ में आता है, पता नहीं क्या बवाल है सर, बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर आपको फन फन तरीके से एकदम ये सारी चीज़ें बताऊंगा, डिटेल में हर एक बात के बारे में बताऊंगा। थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच भी देखेंगे, आज अपनी कलाकारी का प्रदर्शन भी किया जाएगा। और इसी के साथ आज हम लोग वेक्टर्स का बिल्कुल फंडामेंटल पार्ट पढ़ेंगे, बेसिक्स पढ़ेंगे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको वेक्टर्स के बारे में चीज़ों को जानना ज़रूरी है कि वेक्टर्स एक्चुअली में है क्या, इनमें हमें कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सबसे पहले ध्यान रखना है। बिकॉज जितना अच्छे से आप इनको ध्यान रख पाएंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप वेक्टर्स के फर्दर कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे। बिकॉज वो तो होगा नहीं अगर आपने बेसिक्स को नहीं समझा है ना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं वेक्टर्स का सबसे बेसिक लेक्चर, जो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेक्टर्स का इंट्रोडक्शन। अच्छा सर, हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, हम लोग डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, ओहो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, आ जाएगा भाई आ जाएगा। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, पोजीशन वेक्टर्स हो गया एंड सेक्शन फार्मूला, ये सारी चीज़ें, यानी ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें होती है, कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, यही समझने में हमें समय लगता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है, वेक्टर से लेकर बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें अगर हम लोग करने जाते हैं तो काफ़ी समय यहाँ पर लग जाता है। ओके सर, तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। ये सबसे पहला प्रॉब्लम होता है वेक्टर्स के अंदर, जो बच्चे को वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में ही डिफरेंस समझ में नहीं आता है। तो मैं शुरुआत करूंगा बेटा पहले वेक्टर की डेफिनेशन से। वेक्टर की डेफिनेशन आपसे क्या कहती है? वेक्टर इज अ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। क्लास नाइन्थ से शायद आप लोग या उससे भी पहले से आप लोग ये पढ़ते आ रहे हो, एज वेल एज डायरेक्शन। इन स्पेस कह लीजिए या कहीं पे भी कह लीजिए, ये आप लगातार बार बार पढ़ते हुए आते हो, लेकिन समझ में फिर भी नहीं आता है ना, समझ में फिर भी नहीं आता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं बेटा। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सपोज कीजिए कोई क्यूब ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। सर इसका जो मास होगा, मास क्या होता है बेटा? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। अब अगर मैं ये कहूं कि सर ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये अभी कहां पर रखा हुआ है सर? ये रखा हुआ है अर्थ पे। कहां रखा है सर? अर्थ पे रखा है। और यही सेम ऑब्जेक्ट जो है ये कहां रखा जा रहा है सर? ये रखा जा रहा है हमारा मून पर। अच्छा, फर्क आएगा कुछ? आप लोग साइंस पढ़े हुए होगे बेटा, है ना, फर्क तो आएगा, डेफिनेटली फर्क आएगा। क्या फर्क आएगा सर? ये मून पर रखा हुआ है, मान लो आप लोगों ने ये चीज भी पढ़ी हुई है बेसिक लेवल पे। तो हम कहते हैं कि सर ये जो मास है, अगर मान लीजिए 10 केजी का है, ये 10 केजी का है और ये भी 10 केजी का ही रहेगा, चाहे वो मून पर रहे या अर्थ पर रहे, इसका जो मास होगा वो सेम रहेगा, क्योंकि मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर थोड़ी ना चेंज हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं यहां से कहता हूं कि सर ये जो ऑब्जेक्ट है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यहां पर फोर्स लगेगा। फर्क ये है कि बेटा ये फोर्स ड्यू टू अर्थ लगेगा और ये फोर्स ड्यू टू मून लगेगा, ये फर्क है। और हम लोग जानते हैं कि सर अर्थ से लगने वाली ग्रेविटी जो होती है वो मून से लगने वाली ग्रेविटी से ज्यादा होती है ना। तो हमें ये समझ में आया कि सर ये चीज जो है ये डिपेंडेंट है, ये वेरी कर रही है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। हम लोग ग्रेविटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन एक सिमिलर बहुत ही ज्यादा सिंपल एग्जांपल से शुरुआत करके।
तो मैं ये कह रहा हूं कि सर ये 10 केजी चाहे कैसे भी रखा हो ये 10 केजी का ही रहेगा, तो इसमें नो डायरेक्शन, इसमें हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है सर, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन जब मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स बेटा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसमें, है ना। सो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें वैल्यू तो होती ही होती है, यानी वैल्यू का कंपैरिजन तो होता ही होता है, लेकिन सर उसमें एक डायरेक्शन स्पेसिफिक भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये पेन है, इस पेन को अगर मैं यहां से पुश करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके रोटेट करेगा, है ना। अगर मैं इस पेन को ऐसे करके ऊपर से फोर्स दूंगा तो ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर जाएगा। अगर मैं इस पेन को बीच में से पुश करूंगा तो ये पेन अब रोटेट नहीं करेगा, नीचे अंदर की तरफ धंसता जा रहा है। सो दिस इज द मैटर ऑफ डायरेक्शन, कि आप किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, किस जगह पर फोर्स लगा रहे हैं। तो वेक्टर्स में क्या होता है कि वेक्टर्स में ऐसी क्वांटिटीज की बात हो रही है कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो जरूरी है ही, वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन साथ साथ आपने उसे किस स्पेसिफिक डायरेक्शन में अप्लाई किया है उस क्वांटिटी को, वो भी मैटर करता है। तो दैट इज वेक्टर। लेकिन सर हमें इतना डीप में नहीं जाना है वेक्टर में कि कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, कैसे नहीं लग रहा है। आपको यह पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसमें डायरेक्शन होती है, जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है। बस आप उसी के बेसिस पे वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि मास एक ऐसी चीज है बेटा जिसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर आपकी बॉडी का मास जो है वो 60 केजी है, तो बेटा वो 60 केजी आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि 60 केजी ईस्ट डायरेक्शन में है, नहीं। आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर मेरा 60 केजी साउथ डायरेक्शन में है लेकिन 60 केजी जो है ईस्ट डायरेक्शन में सर 55 केजी हो जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, नहीं होता है। तो मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज यूजलेस। डायरेक्शन का इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ऐसी टाइम भी होता है बेटा, टाइम सर 2 घंटे बीत गए, अब ये 2 घंटे साउथ में थोड़ी ना अलग बीतेंगे और ईस्ट में अलग थोड़ी ना बीतेंगे, तो डायरेक्शनलेस क्वांटिटी है। सो टाइम इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, है ना। देन उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी क्वांटिटीज के बारे में जो डायरेक्शन बेस्ड होती है। मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज कीजिए हमने कहा कि सर सपोज कीजिए हमारे पास ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है, ठीक है, ए पोजीशन एंड बी पोजीशन। हम कह रहे हैं कि सर सबसे पहले रामू ए पोजीशन से इस पोजीशन पर जाता है, ठीक है, लेट अस से दिस इज सी पोजीशन। रामू फिर सी पोजीशन से इस पोजीशन पर आता है, लेट अस से दिस इज डी पोजीशन, ठीक है। रामू फिर डी पोजीशन से बी पोजीशन पर आ जाता है। तो एक्चुअली में रामू का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ सर वो क्या है, वो हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से कि ए से वो बी पर पहुंच गया, यानी वो अपनी पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचा। हालांकि वो चला तो सर पहले ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, लेकिन सर ध्यान देने वाली बात यह है कि रामू का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस डायरेक्शन में हुआ। तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया, लेकिन उसकी प्रॉब्लम यह थी कि वो जिगजैग मोशन में आगे बढ़ रहा था। अगर वो सीधा भी चलता तो भी उसी जगह पहुंचता, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इस बार क्या हो जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट होता है कि मान लीजिए सर यहां से यहां तक हम लोगों ने बोला कि वो 10 मीटर का डिस्टेंस चला, लेकिन वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चला, इस डायरेक्शन में 10 मीटर चलेगा तो वो अलग जगह पहुंचेगा। वहीं पर अगर मैं आपसे ये ऐसे करके बोलूं कि सपोज कीजिए रामू जो है वो इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर चलता, इस डायरेक्शन में, तो वो यहां पहुंच जाता। अरे हाँ सर वो यहां पहुंच जाता। इस डायरेक्शन में अगर वो 10 किलोमीटर चलता तो कहीं और पहुंच जाता, किसी और डायरेक्शन में चलता तो कहीं और पहुंच जाता, है ना। तो हम ये चीज कहना चाहते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो डायरेक्शन बेस्ड क्वांटिटी। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आता है। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट से हम लोग आगे चलते तो वेलोसिटी हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है, फोर्स हो जाता है, वगैरह वगैरह, मोमेंटम वगैरह हो जाता है। ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती हैं। हमें फिर से फिजिक्स नहीं पढ़नी है, हमें ये जानना है कि ये फिजिक्स में अप्लाई होता है, इसीलिए हमें मैथ्स में से पहले पढ़ना होता है। लेकिन हमारे सीबीएसई का थोड़ा सा पैटर्न कुछ अलग है कि वेक्टर्स का एप्लीकेशन हमें 11th की फिजिक्स में बता दिया जाता है और वेक्टर्स पढ़ाया कब जाता है, 12th के आखिरी में। देख रहे हो, देख रहे हो विनोद, सेंस है कोई इस बात का? उन्हें तो बहुत लग रही थी, है ना। ठीक है, कोई बात नहीं। बट बात आती है कि सर हमें वेक्टर्स फिजिक्स में अप्लाई करना नहीं है, हमें मैथ्स में वेक्टर्स को सीखना है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो जानना है वो है वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस। तो मैं आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा बेटा स्पेस के रेफरेंस से। स्पेस आप समझते हैं, स्पेस क्या होता है सर? स्पेस होता है ये,
जिसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये वाली कौन सी जगह है सर? ये वाली जगह मेरे पास ओरिजिन है। ठीक, मैं कहता हूं कि सर अगर मैंने स्पेस में कोई पॉइंट बनाया, ये लीजिए एक पॉइंट बनाया, लेट अस से दिस पॉइंट इज पी। मैंने स्पेस में अगर ये पॉइंट बनाया तो यहां ओरिजिन से अगर मैं यहां तक का रास्ता नापता हूं तो ये जो वेक्टर आपने बनाया बेटा, इसे हम लोग कहते हैं ओ से पी तक का वेक्टर, है ना, ओ से पी तक का वेक्टर, यानी ओरिजिन से चले तो पी तक हम लोग ज्वाइन किए। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मान लीजिए मैंने स्पेस में एक और पॉइंट बनाया, दैट इज क्यू। तो मैं कहता हूं अगर मैंने ओ से क्यू तक को ज्वाइन किया होता तो ये वाला वेक्टर क्या बन जाता सर? ये वाला वेक्टर बन जाता ओ क्यू वेक्टर। ठीक है सर, तो जब मैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन को ओरिजिन से टेस्ट करता हूं, फिर से बोल रहा हूं बेटा, जब मैं किसी भी पॉइंट की लोकेशन को ओरिजिन से डिस्प्लेसमेंट चेक करता हूं, ओरिजिन से, मूल बिंदु से, जब मैं उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन देखता हूं, तो वो जो वेक्टर या जो लाइन आपने बनाया होगा, जिसे हम लोग जनरली एरो बनाते हैं, तो वो एरो जो है वो वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्यों पोजीशन वेक्टर कहलाता है सर? क्योंकि वो किसी पॉइंट की पोजीशन को बता रहा है विद रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो इसे और इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? ये बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये क्या बता रहा है सर? ये बता रहा है पी पॉइंट का पोजीशन कहां पर है विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। और ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, ऑफ क्यू हो जाएगा। ये हो गया, है ना। अब हम कह रहे हैं कि सर अब मान लीजिए ये भी एक वेक्टर है दोस्त, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ये दोनों मेरे पास वेक्टर हैं सर, दोनों, ये दोनों वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका स्पेशल नाम पोजीशन वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसे ओरिजिन से उस पॉइंट तक मेजर करने के लिए बनाया गया है। मैं कहता हूं कि सर अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, तो ये जो वेक्टर है ये बेटा ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ है, ये पी से शुरू हुआ है और क्यू पर खत्म हुआ है। कैसे बेटा? फिर से बोलूंगा, इधर देखिए, इसको कॉपी कर लेते हैं। सर ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, ये पॉइंट पी से शुरू हुआ है और क्यू पर खत्म हुआ है, तो सर इसे पोजीशन वेक्टर कहना तो गलत बात होगा, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है ना। तो दिस इज नॉट अ पोजीशन वेक्टर, तो अब हम लोग इसे साधारण वेक्टर का नाम देंगे, ये पोजीशन वेक्टर तो नहीं है। और इस वेक्टर को अगर हम लोग नाम देंगे तो क्या नाम देंगे बेटा? पी से शुरू हुआ और क्यू पर खत्म हुआ, ऐसे। और अगर मैंने बाई चांस मैंने क्या किया, मैंने इस वेक्टर को मैंने इस वेक्टर को क्या किया, मैंने ऐसे कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता। अब ये जो वेक्टर बन रहा है सर, ये जो वेक्टर अब आपको बन रहा है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया सर? Q हो गया, और इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या हो गया बेटा? P हो गया। यानी अब ये पॉइंट जो है Q से लेके P तक जा रहा है, तो सर कहलाएगा तो ये अभी भी वेक्टर ही कहलाएगा, लेकिन अब आप इसे क्या बोलोगे? QP वेक्टर बोलोगे। क्यों? क्योंकि सर पहले Q पर था, वहां से P पर पहुंचा है, तो दिस इज डायरेक्शन मैटर करता है बेटा। डायरेक्शन बता रहा है कि P से Q जा रहे हैं और ये बोल रहा है Q से P जा रहे हैं, तो डायरेक्शन मैटर करता है वेक्टर्स में। हम लोग डायरेक्शन बताने का दूसरा तरीका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यह बात समझ में आ गई कि पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट के लिए होता है, और वेक्टर सर किसी भी दो पॉइंट से बना जा सकता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। यानी ये वेक्टर है, हाँ ये वेक्टर है, लेकिन इसकी कैटेगरी में अगर हम लोग साफ साफ बोले तो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। तो ये वेक्टर है, क्या ये पोजीशन वेक्टर है? नहीं, ये पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन यानी मूल बिंदु से स्टार्ट होता है और वो खत्म किसी और बिंदु पर होता है, किसी और पॉइंट पर वो एंड करता है ना। तो ये बात अपने को समझ में आ जाती है दोस्त, पोजीशन वेक्टर एंड उसके ऊपर। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वेक्टर्स का नोटेशन जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया, वेक्टर्स का मायने आपको समझ में आ गया। और सबसे पहली चीज जो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में डिफरेंस था वो याद रखिएगा बेटा, मैं यहां पर लिख भी देता हूं। पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी एक पॉइंट का होता है। पोजीशन वेक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, किसी पॉइंट को डायरेक्शन देता है। ये दो बातें याद रखेंगे, ठीक है।
अब ये पोजीशन वेक्टर का मेजर डिफरेंस है कि हमेशा ओरिजिन से शुरू होता है, सो इट इज ऑलवेज अ वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पेसिफिकली कहते हैं तो पोजीशन वेक्टर हो जाता है। चलिए आगे, अब हम लोग बात करते हैं कि सर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होता है। तो इससे पहले हमें बताना होता है कि सर किसी भी वेक्टर या किसी भी पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं, है ना, लिखते कैसे हैं। तो हम लोगों ने ना क्या किया, हम लोगों ने कार्टेशियन सिस्टम को साइड कर दिया, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में ना जब हम लोग 3 डायमेंशंस को यूज करते हैं ना तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं, कैलकुलेटिव हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो हम लोग कार्टेशियन सिस्टम को थोड़ा सा साइड कर देते हैं और हम लोगों ने एक नया सिस्टम जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड वेक्टर सिस्टम। वो वेक्टर सिस्टम क्या है उसको जानने के लिए हम लोग ये कहेंगे कि सर हम लोगों ने ना सबसे पहले एक चीज करनी शुरू करी, वो ये कि सपोज दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ओके सर, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सर अगर मैं किसी भी डायरेक्शन में एक यूनिट, एक कदम चलता हूं, इसे बेटा यूनिट का मतलब आप मान लो कि आप जब चलते हो तो आप एक कदम चलते हो एक कदम, जैसे आप बताते हो कि 10 कदम दूर है, 20 कदम दूर है ना, तो एक कदम चलने की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि सर अगर मैं एक्स एक्सिस में एक कदम चलता हूं, 2 कदम चलता हूं, 3 कदम चलता हूं, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसकी डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं आई कैप डायरेक्शन। आई कैप डायरेक्शन का मतलब क्या होता है सर, 1 यूनिट डिस्टेंस इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में एक यूनिट डिस्टेंस को अगर मुझे बताना हो, एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट को अगर मुझे बताना हो, तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, आई कैप। तो 2 आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा कि सर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 2 यूनिट चले हैं। 3 आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चल रहे हैं। ओके, सिमिलर पैटर्न में बेटा ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो वाई एक्सिस में अगर मैं ऐसे करके कुछ पॉइंट्स बना देता हूं, तो हम कहेंगे सर वाई एक्सिस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, जे कैप से। तो ये क्या हो जाएगा, 1 यूनिट डिस्टेंस इन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में एक यूनिट डिस्टेंस जो है वो जे कैप दिखा रहा होगा। सो 2 जे कैप मतलब 2 यूनिट, 3 जे कैप मतलब 3 यूनिट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। एंड बेटा इसी के साथ साथ सिमिलरली मैं ये बोलूंगा कि सर हमारे पास जेड एक्सिस में भी तो जा रहा होगा, तो जेड एक्सिस में हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे के कैप। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट इन जेड एक्सिस। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है जी, ओके। चलिए ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास ओरिजिन हो गया, डन। ओके, मैं कहता हूं कि सर कोई पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, कोई पॉइंट, एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस सपोज हम लोगों ने ये वाला पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट कहां बन रहा है बेटा, ये पॉइंट है सपोज कीजिए 2 3 4 पर है। कहां पर है दोस्त, 2 3 4 पर, 2 3 4 पर है। तो आप कहेंगे सर ये वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए जरा, इसको 4 पर ज्वाइन कर दीजिए। अच्छा, और यहां से ऐसे करके आ जाएगा। तो ये सेम लाइन अगर मैं यहां से उठा लेता हूं, ठीक है जी, ओके। ये 3 से ज्वाइन कर देते हैं इसको, ठीक है। ये 2 से ज्वाइन कर देते हैं इसको। तो ऐसे करके हमारे पास कुछ ऐसी फिगर सी बनती हुई नजर आएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, ये कुछ क्यूबाइडल शेप आप लोगों को मिल गया। तो हमने कहा कि सर हम लोग ना एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स चले। इधर देखिए, थोड़ा थोड़ा देखने की कोशिश करिए। सर एक्स एक्सिस में हम लोग 2 यूनिट्स चले, ठीक है सर। फिर वाई एक्सिस में हम लोग 3 यूनिट्स चले, ठीक है सर। फिर जेड एक्सिस में हम लोग 4 यूनिट चले। तो हम लोग कहां पहुंच गए सर, हम लोग पहुंच गए इस वाले पॉइंट पर। हम लोग एक्स एक्सिस में 2 यूनिट, वाई एक्सिस में 3 यूनिट और जेड एक्सिस में 4 यूनिट चले। तो हम लोग कहां पहुंच गए सर, इस पॉइंट पर पहुंच गए। तो अगर मैं यहां से डायरेक्टली एक वेक्टर इस तरफ बनाऊंगा, तो ये वेक्टर बताएगा कि सर ओरिजिन से उस पॉइंट पी तक पहुंच गए होंगे, है ना। तो हम कह रहे हैं कि सर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने के लिए मुझे 3 चक्कर लगाने पड़े। कैसे कैसे चक्कर लगाने पड़े, अगर मैं इसे सीधे तरीके से जाने की कोशिश करूं, तो आप कहेंगे सर मैं एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स चला,
मैं वाई एक्सिस में 3 यूनिट्स चला और फिर मैं ऊपर की तरफ चला सर 4 यूनिट्स। मैं पहले एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चला, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चला और जेड एक्सिस में 4 यूनिट चला। तो मैं सर यहां पर ओरिजिन में खड़ा हुआ था, अब मैं इस पॉइंट P2,3,4 पर खड़ा हूं, हाँ या ना, है ना। तो ऐसे करके हम लोग 3 डायमेंशंस में चले। तो अब ये कहता है कि सर ये वाला काम तो समझ में आता है, तो हम यहां पर अगर इस ओपी वेक्टर को लिखना चाहते हैं, सपोज कीजिए ओपी वेक्टर को लिखना चाहते हैं, तो हमने कहा कि सर हम 2 यूनिट्स एक्स एक्सिस में चले, 3 यूनिट्स वाई एक्सिस में चले और जेड 4 यूनिट्स एक्स एक्सिस में चले जेड एक्सिस में। तो सर ये हो जाएगा 2i कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स चले, प्लस सर वाई एक्सिस में 3 यूनिट चले तो 3j कैप, और जेड एक्सिस में 4 यूनिट चले तो 4j कैप हो जाएगा। एंड इस बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि सर हम लोग इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को लिख पाते हैं। तो अभी आप कहेंगे सर वेक्टर को कैसे लिख पाते हैं, सिखाऊंगा, धीरे धीरे हम लोग आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पोजीशन वेक्टर को लिखना सीख जाते हैं। अब यहां पर आपको ये समझना है कि कोई भी वेक्टर ले लीजिए बेटा, कोई भी वेक्टर ले लीजिए। वो वेक्टर की खास बात क्या है सर, वो वेक्टर फ्री होता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी घूम सकता है। मतलब मैं आपको ये कहना चाहता हूं बेटा, इसे देखिए आराम से समझिएगा कि सर अगर मेरे पास सपोज कीजिए हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है सर, ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया। अब मैं कहता हूं कि अगर आप इस बॉक्स पर यहां से पुश करें या फिर आप इस बॉक्स को यहां से पुल करें, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, मूवमेंट इधर ही होगी, है ना। आप चाहे पीछे से पुश करें चाहे आप आगे से पुल करें, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सर। तो अब मैं यहां से ये कहना चाहूंगा कि ये जो वेक्टर आप देख रहे हो, इस वेक्टर को हम लोग उठा के यहां भी ला सकते थे, इस वेक्टर को उठा के यहां भी ला सकते थे, इस वेक्टर को उठा के यहां भी ला सकते थे, इस वेक्टर को उठा के यहां भी ला सकते थे। तो हम कह रहे हैं कि सर ये वेक्टर जो है ना, ये पूरे स्पेस में कहीं भी घूम सकता है, इसका इंपैक्ट जो होगा वो सेम होगा, रिजल्ट होगा जो वो सेम होगा, सेम रिजल्ट विल बी देयर। ओके ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया वेक्टर्स को लिखना कैसे है। हम लोग उसको जितना भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसको उतना उतना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में चला देंगे डायरेक्शन के बेसिस पे। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में। बेटा इधर देखो, सपोज कीजिए मेरा जो वेक्टर है वो हमारे पास 0,0,0 से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है सर, 2,3,4 पर खत्म हो रहा है, 2,3, मान लीजिए 6 पर खत्म हो रहा है। ठीक है सर, आप बोलते हैं 6 पर खत्म करते हैं। हमने कहा ये सर हमारे पास O पॉइंट हो गया, दिस इज P पॉइंट हो गया, है ना। तो मैं आपसे कहूंगा सर OP वेक्टर क्या हो जाएगा, OP वेक्टर विल बी इक्वल टू सर एक्स एक्सिस में 2 यूनिट चल रहे हैं, वाई एक्सिस में 3 यूनिट चल रहे हैं और जेड एक्सिस में 6 यूनिट चल रहे हैं। ठीक है जी, 6 यूनिट चल रहे हैं। ओके तो ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का शॉर्टेस्ट पाथ निकाला, इस शॉर्टेस्ट पाथ की लंबाई भी तो कुछ होती होगी सर, इसकी लंबाई, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंथ हम लोग क्या कहेंगे सर, लेंथ की स्पेलिंग गलत है, लेंथ जो होगी बेटा उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड, दैट इज ओपी वेक्टर का मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं बेटा, लेंथ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो अब अगर मैं यहां पे लेंथ निकालना चाहता हूं तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप कहेंगे सर अंडर द रूट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। अब ये डायरेक्शन रेशियोज कहां से आ गए, स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। बेटा कॉन्सेप्चुअली अगर आप ऐसे देखोगे, मैं अभी के लिए सिर्फ इसको लिख रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हालांकि डायरेक्शन रेशियोज भी लिखना गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा डायरेक्शन रेशियोज को। मैं यहां पर आपको ये कहूंगा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, बेटा अपना कॉन्सेप्ट यूज करो। सर यहां पर क्यूबॉइड बनाया ना, अगर ये वाली लंबाई जो है ये क्या है बेटा, 2 लेंथ की है, ये वाली लंबाई कितने की सर, 3 लेंथ की है, और ये वाली लंबाई कितने की बेटा, 4 लेंथ की है। तो आप इस क्यूबॉइड का डायगोनल क्या दोगे सर, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड होता है अंडर द रूट लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहां से कहेंगे कि सर हमारे पास जो इसकी डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए, यानी डायगोनल की लेंथ ही हमारा वेक्टर है, तो हम लोग इन तीनों नंबर्स का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस हो तो बेटा माइनस का भी लेकर स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये आ गया अंडर द रूट 49, तो ये हो जाएगा 7 के बराबर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाती है दोस्त, इसकी लंबाई हो जाती है 7
यूनिट्स। अब ये 7 यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि अगर ये एक वेक्टर जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप 7 न्यूटन बोलेंगे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप 7 मीटर्स बोलेंगे। और अगर ये वेक्टर जो है, किसी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में सोचते हैं, सपोज कीजिए वेलोसिटी की बात कर रहा है तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। अब बेटा डायरेक्शन क्या है हम लोग डायरेक्शन जो है वो बताते हैं डायरेक्शन रेशियोज से। ध्यान से सुनिएगा, यहां से अपना कहानी शुरू होती है। डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन इज गिवन बाय डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं बेटा वो जनरली क्या होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आप लोगों को डायरेक्शन रेशियोज को समझने में। डायरेक्शन रेशियोज ये वाले जो नंबर देख रहे हो ना, दैट इज 2, 3 एंड 6, तो यही मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। यही मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, 2, 3, 6 हो जाएंगे। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं डायरेक्शन रेशियोज। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बेटा यहां पर ना ये जो नंबर है ये कट नहीं रहे हैं। तो कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं जो कट रहे हैं। मान लीजिए मैंने एक वेक्टर लिया, OQ वेक्टर लिया, मैंने कहा कि यहां पर 2i कैप है प्लस 4j कैप है, 4j कैप है प्लस 6k कैप है। ओके, तो अब अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज लिखने के लिए कहूं तो आप डायरेक्शन रेशियोज कहेंगे कि सर इसका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि मैंने बताया कि आई कैप, जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को ही हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। लेकिन इसका जो सबसे सटीक आंसर होगा वो ये होगा कि ये तीनों नंबर जो है सर वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। और अगर ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो आप डायरेक्शन रेशियो को बदल कर लिख सकते हैं कि ये सर 1, 2, 3 हो जाएगा। दिस विल बी द एक्चुअल डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि आपने इसे 2 से कम कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। सो डायरेक्शन रेशियो 2, 4, 6 नहीं, हमारा 1, 2, 3 हो जाएगा। सो देयर आर चांसेस कि आप लोग कॉफिशिएंट को ही डायरेक्शन रेशियो ले लो, लेकिन नहीं लेना है। रेशियो है और रेशियो में क्या होता है, कॉमन चीजें कट जाती हैं और सिंप्लीफाई होकर जो भी हमारे पास रेशियो बचता है दैट इज कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज, है ना। ये क्या बताता है बेटा, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि हमें अगर OQ वेक्टर चाहिए तो OQ वेक्टर का डायरेक्शन हम लोग कैसे बताएंगे। हम कहेंगे सर अगर आप एक्स एक्सिस में 1 यूनिट, वाई एक्सिस में 2 यूनिट और जेड एक्सिस में 3 यूनिट चलोगे तो जो भी रास्ता आपको डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मिलेगा ये उसका डायरेक्शन बता देगा। समझ में आया, ठीक है, ये उसका डायरेक्शन बता देगा। तो हम लोग कैसे कह रहे हैं बेटा, मैग्नीट्यूड इज द लेंथ, और लेंथ को ढूंढने के लिए हम लोग डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं दोस्त, हम लोग आई जे के कोफिशिएंट्स को ले लेते हैं और वो कोफिशिएंट्स अगर सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो दैट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज, है ना जी। बात समझ में आती है दोस्त, आई होप दिस इज क्लियर। है ना जी। तो अब हम लोग चलते हैं, मैग्नीट्यूड हमें लेंथ समझ में आ गया, डायरेक्शन रेशियोज हमें डायरेक्शन देते हैं। एक नई चीज लेकर आते हैं दैट इज मार्केट में डायरेक्शन कोसाइंस। क्या होते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस, ये बड़ा दिक्कत देता है। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं यूनिट वेक्टर से। किससे सर, यूनिट वेक्टर से, क्योंकि अगर आपको यूनिट वेक्टर आ गया ना तो आगे मैं दो चीजों को एक साथ बता सकता हूं आपको। चलिए सर बताइए, यूनिट वेक्टर जिसे हिंदी में इकाई सदिश भी कहा जाता है, यूनिट वेक्टर, ये क्या होता है कि यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड कह लीजिए या फिर लेंथ कह लीजिए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कह लीजिए या फिर लेंथ कह लीजिए कितना होता है सर, 1 होता है। इसे ऐसे समझिएगा, सपोज कीजिए सर ये वाला जो वेक्टर है, अब ये पोजीशन वेक्टर है या वेक्टर है ये आपको टेंशन नहीं लेना है। मैंने कहा सर ये 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप हमारे पास एक वेक्टर है जिसे मैंने a वेक्टर का नाम दे दिया, निकनेम रख दिया बेटा, मैंने घर का नाम रख दिया उसका a वेक्टर। तो मैं कहता हूं कि सर ये वेक्टर की लंबाई कितनी थी, सर ये वेक्टर की लंबाई थी 7 यूनिट्स, अभी निकाली थी हम लोगों ने। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा था सर,
7 यूनिट्स आ रहा था। तो आप कहेंगे सर इस लाइन को 7 बराबर टुकड़ों में तोड़ दें, तो आप कहोगे सर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा बराबर नहीं हुआ है और अच्छे से काटते हैं इसको। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये भी नहीं कटा है। हाँ ये अब ऐसे कट जाएगा ये। अब ये 7 इक्वल पीसेस में हो गया, ये 4 और 4 8, सर ये तो 8 हो गया है। क्या सर 7 टुकड़ों में नहीं बांट पा रहे हो? 1 2 3 4 5 6 7, अब बढ़ गया? हाँ सर 7 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, तो आप कहोगे सर इसमें से हर एक अपने आप में एक नया वेक्टर हो बन सकता है। सोचो जरा, आप कहोगे सर हाँ ये देखिए ये एक वेक्टर बन जाएगा ऐसे करके, हाँ या ना? ये देखो इसका छोटा भाई। सेम आप कहोगे सर यही वेक्टर, यही वाला वेक्टर अगर मैं कॉपी करके आगे ले जाता हूं, है ना, यही वेक्टर आगे ले जाता हूं ऐसे करके, यही वेक्टर और आगे ले जाता हूं, यही वेक्टर और आगे ले जाते हैं, यही वेक्टर और आगे ले जाते हैं, यही वेक्टर और आगे ले जाते हैं, तो हमने कहा कि सर ये 7 छोटे छोटे वेक्टर्स को जोड़कर बना है। ये बड़ा वेक्टर 7 छोटे छोटे वेक्टर्स को जोड़कर बना है। तो इनमें से एक वेक्टर जो है उसकी लंबाई कितनी होगी सर? इसमें से एक वेक्टर की लंबाई कितनी होगी? तो हम कहेंगे सर इसकी लंबाई हो जाएगी 1। कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 1, क्योंकि सर इसकी टोटल लंबाई 7 थी और मैंने 7 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो इसकी टोटल लंबाई में से एक टुकड़े की लंबाई कितनी होगी? 7/7, दैट इज 1 होगी। तो ये जो वेक्टर है बेटा, ये स्पेसिफिकली ये वाला जो वेक्टर आप देख रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसका यूनिट वेक्टर सर? ऑफ ए वेक्टर। किसका? ए वेक्टर का, इस वाले वेक्टर का यूनिट वेक्टर है सर, किसी और का नहीं हो सकता। अरे काहे होगा भाई? हमारा कोई दूसरा वेक्टर जो है वो कहीं और देख रहा होगा, ये जरूरी तो नहीं है इधर ही देख रहा होगा, हो सकता है वो ऊपर देख रहा हो, तो ऊपर देखने वाला वेक्टर अलग होगा, नीचे देखने वाला वेक्टर अलग होगा। एक बेटा यही बोर्ड से अगर एक गोली चलाई जाए तो कैमरे में जो आते हुए घूमते हुए लगेगी, वो भी तो एक वेक्टर का निशानी बनाएगी, है ना? तो उसकी तरफ एक नया वेक्टर बनेगा। आप बेटा पूरे दिन में आप इसे देखो, सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल से देखना, हालांकि तुम करोगे नहीं लेकिन एग्जाम्पल अच्छा है। सपोज कीजिए आप सुबह सुबह उठते हैं, और आजकल तो थोड़ी धूप भी कम निकल रही है, लेकिन धूप मान लो कि धूप निकल रही है, तो सुबह सुबह जब धूप होती है तो बेटा आप उस तरफ एक छड़ी लेकर ऐसे करके खड़े रहना, या फिर अपना हाथ को ही उंगली से ऐसे पॉइंट करना कि धूप उस तरफ है, तो आप एक वेक्टर बता रहे हो। धीरे धीरे क्या होगा, धूप अपने सर पे चढ़ेगा तो आप ऊपर करोगे और हाथ को, और चढ़ेगा और ऊपर करोगे, और चढ़ेगा और ऊपर करोगे, पीछे हो जाओगे, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ सनसेट होने लग जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि सर सूरज ना जैसे जैसे मूव कर रहा है, मैं वैसे वैसे अपने वेक्टर की डायरेक्शन बदलता जा रहा हूं, तो जैसे जैसे मैं डायरेक्शन बदलता जा रहा हूं तो उसका यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन भी तो बदलती जा रही होगी ना। तो हर एक वेक्टर का अपना एक यूनिक यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है? अब वो सेम डायरेक्शन में अगर है तो यूनिट वेक्टर सेम हो सकता है, बात समझ में आ रही है? सेम डायरेक्शन में अगर है, ओके। तो अब यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं सर? यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है कैसे? मान लो वेक्टर को अगर हम लोग ए वेक्टर लिखते हैं तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय, यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। कैसे बेटा? कैप लगाते थे जो आई और जे और के में लगाया था, वो वाला कैप। तो सर कॉमन सेंस कुछ है क्या इसके पीछे? कुछ कॉमन बात है क्या? आई के ऊपर कैप लगाया तो आपने ए के ऊपर लगाया, तो आई जे के कैप जो है, ध्यान से सुनना बेटा, नोट लगा रहा हूं, नोट 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 क्या? कि सर आई कैप, जे कैप, के कैप आर ऑल यूनिट वेक्टर्स, आर ऑल यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, तभी आपने उसमें कैप लगाए थे, है ना? तो वो भी एक ही कदम चल रहा था ना यार, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक कदम, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक कदम, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक कदम, एक कदम चलाओ। चलो, तो आई जे के जो है वो ऑल आर यूनिट वेक्टर्स हो गया है। तो यहां पर हम लोगों से बोल रहा है कि सर यूनिट वेक्टर एक कदम यानी एक यूनिट लेंथ वाला वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर कहलाएगा, और वो किस डायरेक्शन में है वो मुझे बताना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ये यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में? सर ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर जा रहा है उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग बता रहे हैं। अब यूनिट वेक्टर को ढूंढा कैसे जाता है? सर यूनिट वेक्टर को ढूंढा जाता है, हम लोगों ने कहा कि सर हम ए वेक्टर हमारे पास था, इसको हमने कितने टुकड़ों में बांटा था सर? इसे हम लोगों ने 7 टुकड़ों में बांटा था, 7 टुकड़ों में, है ना?
क्यों? क्योंकि सर उसका मैग्नीट्यूड 7 था, इसलिए 7 बराबर टुकड़ों में बांटा। तो हमने कहा कि सर ये 7 टुकड़े लिखने से अच्छा है मैथमेटिक्स की भाषा में लिखो कि ए वेक्टर को आपने मैग्नीट्यूड ए से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास बेटा ए कैप आ जाता है। नाउ दिस इज द बेसिक इंप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, दिस इज द बेसिक इंप्लीकेशन। तो मैं ऐसे कहूंगा कि सर किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? वो 1 होता है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1 होता है, ये यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है। तो सपोज कीजिए मुझे यहां से ए वेक्टर निकाल कर देना है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा सर ए कैप वेक्टर जो होगा, यानी ए का यूनिट वेक्टर जो होगा वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सर ए वेक्टर को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? मैग्नीट्यूड ए से। तो ए वेक्टर कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। सो दिस विल बी 2 अपॉन में 7 प्लस 3 अपॉन में 7 प्लस 4 अपॉन में 7। ऑब्वियसली सर डायरेक्शन नहीं लिखे हैं, तो आई कैप, जे कैप और के कैप हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए कैप, यानी ए के यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा? 2/7 आई कैप, 3/7 जे कैप और 4/7 के कैप। बढ़िया जी, बेसिक बात समझ में आई। चलो आगे चलते हैं सर। अब आते हैं हम लोग डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस। हालांकि हम लोगों ने डायरेक्शन रेशियोज की बात बहुत अच्छे से कर ली है कि अगर सर कोई नंबर नहीं कट रहा होगा तो आई जे के जो कॉफिशिएंट्स होंगे वही मेरे डायरेक्शन रेशियोज होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है बेटा? देखो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हमें थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा इसके पीछे की बैक स्टोरी। बैक स्टोरी क्या कहता है कि सर ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। थोड़ा उल्टा बोल दिया बट काम चला लेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। चलिए अब मैं कहता हूं कि सर हम लोगों ने कोई वेक्टर बनाया, कोई वेक्टर, कोई भी वेक्टर बना सकते हैं। हाँ सर कोई भी वेक्टर बना सकते हो। ये लीजिए हम लोगों ने ऐसा कोई वेक्टर बनाया, ये बढ़िया सर। अब मैं ये कहूंगा कि सर इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया होगा। आप देख पा रहे हैं? हाँ सर लग तो रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ इसने कोई एक एंगल सा बनाया है, ये रहा, हैं जी। तो कलर भर दें इसको। बढ़िया सर भर दो। ये एंगल बनाया होगा। सर इसने वाई एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया है, देखिए ये देखिए वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाया है, तो इस पे भी कलर भर दे। भरो यार भरो, बिल्कुल भरो, पूछ क्या रहे हो? ये लो भर दिया सर, है ना। सर इसने जेड एक्सिस के साथ भी तो एक एंगल बनाया है, ये देखिए ये वाला जी सर, ये भी बनाया है, तो इसमें भी कलर भर देते हैं, ये लीजिए। तब आप कहोगे कि सर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसको अगर हम लोग अल्फा बोल दें, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसे हम लोग बीटा बोल दें, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसे अगर हम लोग गामा बोल दें, है ना। देखो बेटा मैं यहाँ पर, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है ना कार्टेशियन, जब आप पढ़ते हो बेटा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल पढ़ते हो, तो मान लो बेटा ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है तो ये ओरिजिन है। तो जब आप इसको ऐसे करके पकड़ोगे, ऐसे करके, तो इसने इस एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, इसने इस वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा, इसने इस जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया होगा। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे एक्स एक्सिस के पास लेकर आऊं तो कुछ एंगल स्वाइप होगा, वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल स्वाइप होगा, जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल स्वाइप होगा। इस तरीके से आप एंगल बना सकते हैं, है ना। तो ये कहता है कि सर अगर इतना कर लिया है तो ये जो एंगल अल्फा है इसका कोसाइन निकाल लो, एंगल बीटा का कोसाइन निकाल लो, और एंगल गामा का क्या निकाल लो? सर कोसाइन निकाल लो। तो ये मेरे पास L माना जाता है और ये मेरे पास M माना जाता है और ये हमारे पास N लिया जाता है। ये देखो बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से है, LMN का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से और आगे भी करते आएंगे। तो ये कहता है कि सर ये जो LMN है ना, अब हमारे पास L, M, N जो है आर डायरेक्शन रेशियोज, आर डायरेक्शन रेशियोज नहीं सॉरी सर, आर डायरेक्शन कोसाइंस। क्या है सर? ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है जी। तो ये तो गई बैक स्टोरी सर, ये बैक स्टोरी हो गई। अब इसमें डायरेक्शन कोसाइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी याद कर लो भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके ऊपर सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं। वो ये कि सर L का जो स्क्वायर है प्लस M का जो स्क्वायर है प्लस N का जो स्क्वायर है ये हमेशा 1 होना चाहिए। ये क्यों 1 होना चाहिए बेटा? ये प्रॉपर्टी है सबसे पहले तो, मैं इसके वेरिफिकेशन अभी आप लोगों को दूसरे सेंस में भी दूंगा। आप कहेंगे सर यहां देखिए, यहां देखिए एल स्क्वायर क्या होता है सर? एल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर बीटा, और एन स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा। सो इन सब का स्क्वायर्स का सम करोगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए सर? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारे पास ये भी 1 ही आना चाहिए। तो इन दो बातों को बच्चे मेरे हिसाब से तो आप लोग क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो कि ये सर ये कुछ भी हो सकता है, इस पे पेपर पे इस पे अलग अलग तरीकों से सवाल
बनते हैं, है ना। ये याद कर लो, डायरेक्शन कोसाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये। सर डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये मैं आपको एक चुटकी में खत्म करूंगा। डेफिनेशन तो ये हो गई, लेकिन हम लोग कभी बहुत ही रेयर केस में, बहुत 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 रेयर केस में हम लोग ये लगाते हैं जब एक्चुअली में फॉर्मूला स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, जहां एंगल्स पूछे जाते हैं, तब हम लोग कोसाइन अल्फा, कोसाइन बीटा, कोसाइन गामा करके लगाते हैं, वरना नहीं लगाते हैं। हमें डायरेक्शन कोसाइंस अगर डायरेक्टली ढूंढने हो तो क्या मैं इन एंगल्स को पहले ढूंढूंगा? भाई 3 डायमेंशन में एंगल ढूंढना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। तो हम लोग यहां से कह रहे हैं कि सर मान लीजिए मैं एक वेक्टर लेता हूं। हमने कहा कि सर ए वेक्टर ले लिया हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है जी। सर इसी से हम लोगों ने ए कैप बनाया था अभी, वो कितना था? 2/7 i कैप प्लस 3/7 j कैप प्लस 4/6/7 k कैप, ये पढ़ा था हम लोगों ने। इसको करेक्शन कर देते हैं, ये शायद गलत लिख दिया मैंने। यहां कितना आएगा? 6k कैप आएगा। ओके सर, ये दोनों चीजें अभी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी। ये देखिए ए कैप निकाल कर बताया था ना, बिल्कुल सर वही ए कैप लिखा है ए वेक्टर के लिए, उसका ए कैप। तो ये कहता है कि सर ये जो नंबर अब हमें दिख रहे हैं, दैट इज आई के साथ 2 दिख रहा है, जे के साथ 3 दिख रहा है और 6 के साथ के साथ 6 दिख रहा है। तो ये जो हमारे 2, 3, 6 है, अगर ये कट गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कट रहे हैं तो यही मेरे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। और यहां जो आई के साथ बेटा यूनिट वेक्टर में दिख रहा है, आई और जे और के साथ, दैट इज 2/7, 3/7 और 6/7, ये कौन हो जाते हैं सर? ये मेरे डायरेक्शन कोसाइंस हो जाते हैं। ये आप याद रखेंगे कि सर वेक्टर से निकाला तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएगा, और अगर मैंने उसे यूनिट वेक्टर में से निकाला तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं सर कि यहां से हम लोग L की वैल्यू 2/7 ले लें, M की वैल्यू 3/7 ले लें और N की वैल्यू 4/7 ले लें। कहना तो मैं कुछ ऐसा ही चाहता हूं, 4/7 नहीं सर, 6/7 है ना, 6/7। तो आप देखिए बेटा, यहां से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इस वाली प्रॉपर्टी को। कैसे? आप करके देखिए बेटा, L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर अगर हम लोग लेते हैं तो हो जाएगा 2/7 का स्क्वायर यानी 4/49, 3/7 का स्क्वायर दैट इज 9/49 और 6/7 का स्क्वायर दैट इज 36/49। तो आप जोड़ कर गएंगे सर 49/49 हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद 1 बन जाएगा। समझ में आया? तो ये वाला रिजल्ट भी वेरीफाई कर रहा है। अब मैं आप लोगों से थोड़ा सा ये चाहता हूं, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खुजाओ, वहां से आंसर निकल कर आएगा कि सर ये L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 ही क्यों आ रही है? इसका कोई रिश्ता इसके यूनिट वेक्टर से है क्या? है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको एनालाइज करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि सर इसका यूनिट वेक्टर से क्या रिश्ता है, वो चीज हमें बताइए, है ना। वो चीज बताइए कि यूनिट वेक्टर से क्या रिश्ता है कि इसका L² प्लस M² प्लस N² बराबर 1 ही क्यों आ रहा है। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब यहां पर हम लोग इन जनरल फॉर्मूला जो किताबों में देखते हैं वो कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। क्या होता है सर? इधर देखिएगा, ये कहते हैं भाई साहब कि अगर ए वेक्टर जो है वो हमारे पास, सपोज कीजिए मैं इसको किसी और नाम से लेता हूं, लेट अस से मैंने कहा एक्स वेक्टर जो है वो मेरे पास ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप है। ठीक है, तो ये कहता है कि सर अगर मुझे यहां से निकालना है l की वैल्यू यानी कोसाइन अल्फा की वैल्यू, तो वो जाएगा a अपॉन में अंडर द रूट a² प्लस b² प्लस c² हो जाएगा। ओके सर, है ना। और m की वैल्यू क्या हो जाएगा सर? m की वैल्यू हो जाएगा b अपॉन में अंडर द रूट a² प्लस b² प्लस c²। आप ऐसे भी करके इसे निकाल सकते हैं। जिन बच्चों को फॉर्मूला अप्रोच पसंद है वो ये लगा लें। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं सर हम लोग खुद इस क्वेश्चन को उसी टाइम बना लेंगे, तो वो आप ये ना लगाकर आप इसको कंसेप्चुअली देखिए कि सर एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियोज को कैसे ढूंढा जाता है ना। ठीक है, चले आगे देख लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं दोस्त। चलें जी, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इन सब के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में।
यूनिट वेक्टर पहले ही बात कर चुके हैं, सो नो नीड टू डिस्कस इट अगेन, पहले ही बात हो गई यूनिट वेक्टर की, ठीक है। जीरो वेक्टर क्या होता है बेटा? जीरो वेक्टर कहता है कि सर किसी भी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर सेम जगह पर हो, जैसे मान लीजिए रामू बड़ा घुमक्कड़ लड़का है, रामू बड़ा घुमक्कड़ लड़का है, वो यहां से अपने ट्रैवल को शुरू करता है, जी सर, ए पॉइंट से ट्रैवल को शुरू करता है। वो कहता है कि सर पहले मैं गया यहां पर, अच्छा, फिर मैं गया यहां पर, अच्छा, फिर मैं गया यहां पर, फिर मैं गया यहां पर, फिर मैं गया यहां पर, और आखिरी में यहां पर आ गया, यानी रामू वापस अपनी जगह पर आ गया। तो इतना घूमने के बाद बेटा यही ए मेरा जो था बेटा इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट था। वो घूमने आने के बाद सर मेरा फाइनल पॉइंट क्या हो गया? फाइनल पॉइंट भी यही हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट भी यही हो गया। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में ऐसे जीरो डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलते हो, बोलते हो कि नहीं बोलते हो? सर हाँ बोलते हैं फिजिक्स में, ये तो जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं हुआ, हालांकि उसने डिस्टेंस कवर किया, लेकिन सर वो डिस्प्लेस थोड़ी ना हो गया। तो ऐसे केस में हमने कहा कि सर अगर मैं ए पॉइंट से ही ए पॉइंट तक का एक वेक्टर बनाता हूं, ए पॉइंट से ही ए पॉइंट तक का एक वेक्टर बनाऊंगा, तो सर कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कुछ कवर तो होगा नहीं, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? जीरो वेक्टर बोलेंगे। तो वो यही कह रहा है कि सर एक ऐसा वेक्टर बनाओ जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम जगह पर हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर कहते हैं। इसको लिखने का बेहतर तरीका क्या होता है सर? इसको लिखने का एक बेहतर तरीका ये होता है कि आई कैप में भी जीरो कदम चले, जे कैप में भी जीरो कदम चले, और के कैप में भी जीरो कदम चले। आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, है ना। जीरो वेक्टर समझ में आ गया दोस्त? जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन जरूर लगाना बेटा, वरना वो स्केलर वाला जीरो होगा। अगर आप वेक्टर का साइन लगाओगे तभी आप लोगों को जीरो का वेक्टर दिखेगा, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नाउ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या कह रहा है कि सर सपोज कीजिए, ये आपने ग्रेविटी में बहुत खूबसूरत पढ़ा होगा बेटा, ग्रेविटी हो गया या फिर काइनेमेटिक्स जब आप पढ़ते हो तब आपने बहुत खूबसूरत से पढ़ा होगा इस चीज को। सपोज कीजिए हम लोग यहां पर ले लेते हैं एक 3D फिगर। हमारे पास कोई 3D फिगर है क्या? होना तो चाहिए। अरे ये तो गलत हो गया भाऊ, ये पेज हटाना पड़ेगा। यस, हम लोग क्या कह रहे हैं सर? 3D फिगर चाहिए। आप पता नहीं क्या ढूंढे जा रहे हो। टूल्स, डिसिप्लिन टूल्स, मैथ्स नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, हमारे पास कोई 3D फिगर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम हाथ से बनाएंगे, हम आज भी हाथ से ही बनाएंगे। लीजिए, मैंने कहा कि सर हमें एक 3D फिगर बनानी है। सपोज कीजिए ये 3D फिगर ही क्यों बना रहे हैं सर? क्योंकि उसमें देखने में मजा आता है भाई, ऐसा लगता है कलाकारी कर रहे हैं बढ़िया वाली। चलिए, फिजिक्स में जब तक देखोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा ना। हाँ, हमने कहा सर अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को यहां से फोर्स लगाता हूं, तो लेट अस से दिस इज द फोर्स ए से बी लगाने वाला फोर्स, एफ ए बी हम लोग कह देते हैं। सर जब हम लोग इसी फोर्स को सेम यहां से लगाते हैं तो दिस फोर्स विल बी एफ बी ए हो जाएगा। और हम जानते हैं कि सर अगर ये दोनों ऑपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस हैं तो क्या होगा कि सर एफ ए बी जो होगा वो एफ बी ए के नेगेटिव के बराबर होगा। तो हमने कहा कि सर नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा? नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा इक्वल एंड ऑपोजिट। बिल्कुल इक्वल होगा लेकिन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहते हैं। समझ रहे हो इस बात को, है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लोगों ने समझा था ना कि अर्थ ने अगर मून पर ग्रेविटी लगाई तो मून ने अर्थ पर नेगेटिव ग्रेविटी लगाई होगी, उसको खींचने वाला, दोनों तरह से अट्रैक्शन है, वो उधर से खींचने वाला लगा रहा है, वो इधर से खींचने वाला लगा रहा है। तो मान लो बीच में ऐसे फेविकॉल का हाथी का जोड़ है, तो इधर से एक हाथी खींच रहा है, इधर से एक हाथी खींच रहा है, तो दोनों हाथी में अगर बराबर दम है, हाथी वाला एग्जांपल लाऊं क्या? फेविकॉल का सिंबल कैसा होता है? इस तरीके से यहां से एक हाथी खींच रहा होता है, ठीक है जी भाई। मेरी ड्राइंग अभी ऐसे मत देखना, ये वाली मेरे से हाथी वाती ना बनने वाले, 3 टांगों वाला हाथी है, फेविकॉल का सिंबल ऐसा होता है। तो ये हाथी बच्चा
इसको यहां से इस तरफ खींच रहा है, ये हाथी इसको इस तरफ खींच रहा है, और दोनों ने अगर इक्वल फोर्स लगाया है तो इसका मतलब सर ये इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया है। तो ऐसे वेक्टर को अगर एक को मैंने क्या बोल दिया दोस्त, एक को मैंने फोर्स F बोल दिया तो दूसरे को मुझे माइनस F बोलना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज जस्ट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स। हैं जी, बढ़िया जी, कोई परेशानी? चलिए जल्दी से बताएंगे, है ना? ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ वेक्टर समझ में आ गया ना। कोइनिशियल, कोइनिशियल कहता है कि सर ऐसे दो वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ये और ये, इन दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम है, सेम इनिशियल पॉइंट, दो ऐसे वेक्टर्स जिनका सेम इनिशियल पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, है ना? ठीक है जी, चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं को टर्मिनस। को टर्मिनस कैसे होते हैं? जब दो वेक्टर्स एक ही जगह पर खत्म होते हो, एक ही जगह पर खत्म होते हो, तो ये जो हो जाता है बेटा, ये क्या हो जाता है? को टर्मिनस, यानी सेम टर्मिनल पॉइंट या सेम फाइनल पॉइंट आप इसे बोल सकते हो, सेम फाइनल पॉइंट। दिस इज को टर्मिनस वेक्टर्स। कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। ये क्या कह रहा है कि वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी ये कह रहा है कि सर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर्स जो कि सेम लाइन से पैरेलल हो, सेम लाइन से पैरेलल हो, चाहे उनका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन कैसा भी हो। देखो बेटा इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को एक तगड़ा, तो इसके डेफिनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है सर, मान लिए ये कोई लाइन है, मान लीजिए बच्चे इसके ऊपर मैं एक ऐसा वेक्टर ऐसे ड्रॉ करके मैं इसको इधर खिसका देता हूं, ठीक है सर। मैं कहता हूं मान लीजिए बच्चे मैं यहां पर एक वेक्टर ड्रॉ करके इसको इधर खिसका देता हूं ऐसे करके, ठीक है सर। मान लीजिए एक और वेक्टर बना देते हैं, कितने बनाओगे? जितने मेरे मन करेंगे उतने बनाऊंगा, ठीक है। हम लोगों ने ये वेक्टर बनाया और इसको ऐसे करके खिसका दिया। तो अब ये कह रहा है कि सर ये तो हो गई लाइन, ये क्या हो गई सर? ये हो गई लाइन। अच्छा ये क्या हो गया बेटा? मान लो इसका नाम ए वेक्टर है, इसका नाम बी वेक्टर है, इसका नाम सी वेक्टर है। अभी मुद्दा क्या है कि सर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का डायरेक्शन हो सकता है किसी का सेम है ना? जैसे बी और सी का डायरेक्शन सेम है लेकिन ए का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो वो नेगेटिव तो नहीं है। नेगेटिव है क्या? है क्या नेगेटिव? नहीं बाबू, नेगेटिव होने के लिए इक्वल भी तो होना जरूरी है। नेगेटिव नहीं है, वो उसके बस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दैट इज नॉट द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर। नेगेटिव होता तो जितनी लंबाई बेटा सी की थी या बी की थी, ठीक उतनी ही लंबा वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाता। मैंने तो यहां छोटा वेक्टर बनाया है। तो ये कह रहा है ना ही मैग्नीट्यूड फर्क करता है ना ही डायरेक्शन फर्क करता है, बस ये है कि अगर वो सेम लाइन से तीनों पैरेलल हैं तो हम लोग इन तीनों वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर्स बोलेंगे। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं आप लोगों से कुछ बात कहना चाहूं तो आप यहां से ये कह सकते हैं कि सर ये जो ये वाला वेक्टर है और जो ये वाला वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे बेटा? इनको हम लोग स्पेसिफिक केस में बोलेंगे कि ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। दीज आर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है सर, ओके। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं सर? ये दोनों वेक्टर्स एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। एंटी मतलब सर ये पैरेलल तो हैं मगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसीलिए इनको एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलते हैं। अब आप इसे बी के साथ भी रख सकते हैं, आप इसे सी के साथ भी रख सकते हैं मेरा बच्चा, है ना? इसे आप बी के साथ भी रख सकते हैं, इसे आप सी के साथ भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों केसेस में ये एंटी पैरेलल ही बनाएगा। अब ये देखो बच्चे, ये क्या बोल रहा है सर? कोलिनियर में भी तो सेम ही डेफिनेशन चिपका रखी है। ये क्या बात हुई? कोलिनियर में तो डिफरेंट डेफिनेशन होनी चाहिए थी, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि सर वेक्टर तो कहीं पर भी घूम सकता है, स्पेस में कहीं पर भी घूम सकता है। जी सर घूम सकता है। तो सर ऐसा है कि अगर मैंने बी वेक्टर सी वेक्टर को उठा के यहां ले आया, उठा के यहां ले आया, मैंने कहा सर मैंने बी वेक्टर को भी उठा के यहां पर ले आया और इसके ऊपर चिपका दिया, तो सर अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि सर एक वेक्टर दूसरे के ऊपर आ गया, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स हो जाएंगे। ओहो, ऐसी बातचीत चल रही है सर। क्या हो गया सर?
दीज आर को लीनियर वेक्टर्स हो जाते हैं, यानी ऑलमोस्ट सेम ही कहानी चल रही है, बस थोड़ा घुमा फिरा के, कान को इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़कर बोल रहा है, बात सेम चल रही है, ठीक है। पैरेलल वेक्टर समझ में आ गए। चलो अब हम लोग कहते हैं कि सर इसमें क्या रहते हैं, इसमें डायरेक्शन रेशियोज, ये नोट कर लो बेटा, नोट यहीं पर लगा रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर प्रपोर्शनल। सर नहीं समझ में आया, नोट कर लो ना पहले, फिर समझाते हैं अभी, है ना। प्रपोर्शनल बोल रहा है, यानी ये कह रहा है कि सर मान लेते हैं, यहां पर कहानी गढ़ते हैं थोड़ी सी। हमने कहा कि सर मान लीजिए इस वेक्टर के जो वो है, क्या है, सी वेक्टर को हम लोग लिख देते हैं कि सर ये C1 आई कैप है, प्लस C2 जे कैप है, प्लस C3 के कैप है। ओके, मैंने कहा सर ए वेक्टर जो है इसको हम लोग ले लेते हैं, A1 आई कैप है, A2 जे कैप है, और A3 के कैप हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि सर हमारे पास ये दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल के केस में हो या एंटी पैरेलल के केस में हो, तो इसमें कंडीशन क्या निकल कर आती है, इसमें कंडीशन ये निकल कर आती है कि सर A1 अपॉन में C1 जो होगा वो सेम रेशियो A2 और C2 भी होल्ड करेगा, और वही सेम रेशियो A3 और C3 होल्ड करेगा। ये हमारे पास सम कांस्टेंट k के बराबर आता है। जनरली हम लोग k ना लिखकर हम लोग यहाँ पर लैम्डा का इस्तेमाल करते हैं। ये कंडीशन को प्लीज अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। या फिर हम लोग ये भी कई बार इसको इन रिजल्ट बोलते हैं, कैसे कि सर ए वेक्टर जो होगा वो एक्चुअली में सी वेक्टर का क्या होगा, लैम्डा टाइम्स कुछ कॉम्बिनेशन होगा। तो ये चीज भी हमारे पैरेलल वेक्टर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है। मैं इसका बार बार यूज करूंगा जब आप लोग सवालों का इस्तेमाल करेंगे ना पैरेलल वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में, तब आपको समझ में आएगा कि सर सबसे पहले तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रपोर्शनल होते हैं। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं तो वो एक दूसरे के लैम्डा टाइम्स होंगे। अब ये लैम्डा कितना भी हो सकता है, ये 2 गुना हो सकता है, ये 3 गुना हो सकता है, ये आधा भी हो सकता है, ये 1/4 हो सकता है, ये कोई भी फ्रैक्शन कोई भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये लैम्डा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रेशियो मेंटेन्ड रहेगा जब भी कोई दो पैरेलल वेक्टर की बात हो रही होगी। क्लियर है? पैरेलल यानी कोलिनियर को भी हम लोग साथ में चलेंगे, बिकॉज वेक्टर्स अपनी जगह से हिलडुल सकते हैं जी। अब इधर देखिए आखिरी हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स और मजेदार चीज है। इधर देखिएगा बेटा, इधर देखिएगा कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं। सपोज कीजिए मैं इसको कुछ ऐसे बनाने की कोशिश करता हूं। ये थोड़ा सा भयानक डायग्राम है मेरे दोस्त, मुझे नहीं लगता कि एक बार में बन जाएगा, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए, है ना। एक ये प्लेन हो गया सर। अच्छा, एक बच्चे में ठीक इसके नीचे ऐसे करके प्लेन बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा दोस्त। ये बना नहीं? ओके, तो इसको तो हम लोग ऐसे बनाएंगे ना। प्लेन आप समझ रहे हो बेटा? प्लेन का मतलब होता है सर कॉपी का पेज। कॉपी का पेज, जो भी नोटबुक आप यूज कर रहे हो उसके पेज को अगर आप फाड़ लोगे तो दैट इज अ प्लेन। सबसे साधारण लैंग्वेज में मैं यही बोलूंगा। मैं कहता हूं कि दोस्त इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा ना हम लोग ऊपर उठाते हैं। ये लीजिए सर, उठा दिए। और बताइए और क्या सेवा चाहिए आपको? नहीं, बस इतना ही चाहिए। अब इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सिखाने वाला हूं जो जनरली बच्चे नॉर्मल लेवल पर नहीं समझ पाते हैं, है ना। क्या परेशानी है इसको? तो बड़ा ही ढीठ है, कोई बात नहीं, हम इसे लाइन खींच देंगे। ये बहुत ढीठ वाला लाइन है बाबा, हम इसे लाइन खींच देंगे। ये लीजिए, अब बढ़िया है। तो मैंने कहा सर ये देखिए, ये एक प्लेन हो गया, ये हमारे पास दूसरा प्लेन हो गया। जी सर, ये प्लेन ऊपर है, ये प्लेन नीचे है। इस प्लेन पर अगर मैं ऐसे करके एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं और इस प्लेन पर एक ऐसे करके वेक्टर ड्रॉ करता हूं, या फिर आप इनकी डायरेक्शन भी चेंज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोनों अलग अलग प्लेन्स पर हैं। ये हमारा प्लेन नंबर 1 है। तो इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? इनको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी ये सर कभी भी सेम प्लेन पर नहीं आ सकते हैं। दे आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, क्योंकि ये अलग अलग प्लेन पे है। ठीक है,
तो सर सेम प्लेन पे कैसे बन रहा होगा? अब देखिए सेम प्लेन पे कैसे बन रहा होगा। हम कहते हैं कि सर ये इसे पकड़िए और इसे लेकर आइए यहां पर, इसे भी पकड़िए इसे भी लेकर आइए यहां पर। ठीक है जी, ले आए। फिट नहीं बैठ रहा, अब बैठ रहा है? हाँ बैठ रहा है। तो ये तो सर वापस अपनी जगह से हिल गया ना। ये लीजिए, ठीक है जी, ऐसा कुछ था। अब मैं कहता हूं कि सर एक वेक्टर आप इसी पेज के ऊपर ऐसे करके बनाइए, एक वेक्टर आप इसी पेज पर ऐसे करके बनाइए, तब ये क्या हो गया सर? सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इन दैट केस हम लोग बोलेंगे दीज आर को प्लेनर वेक्टर्स। ठीक है जी, दीज आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर देता हूं दोबारा। ये दो अलग अलग प्लेन में है, इसलिए नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। ये सेम प्लेन के ऊपर बने हुए हैं, दैट इज कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए जी, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग जा रहे हैं एडिशन लॉज के ऊपर। एडिशन कैसे करते हैं बेटा? देखो, एडिशन करने का सबसे खूबसूरत तरीका बताता हूं, ये आप लोग घर बैठ के अभी के अभी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बच्चे, मेरे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, मेरे ही चश्मे का बॉक्स है, आप देख पा रहे हैं। इस बॉक्स को आप लोग टेबल पे रखना, ठीक है। मैं आपको अभी ड्रॉ करके बताऊंगा, बिकॉज अभी मेरे सामने कोई टेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकता हूं। और ये चीज़ आप लोग फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हो। अभी अपने आसपास कोई भी हल्की फुल्की सी चीज़, बहुत भारी मत लेना बेटा, हल्की फुल्की कोई डब्बा, कोई ऐसे पेपर वेट या फिर रिमोट ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, थोड़ा वैसा कुछ ले लो। तब आप ये कहोगे कि सर मान लेते हैं। सर मानते बहुत हो आप, यही तो मजा है। ठीक है सर, ये डब्बा है ना। इस डब्बे को बच्चे आप लोगों के सामने ही ऐसे करके डब्बा रखा हुआ है। आप क्या करोगे? आप ये करो, मेरी बात मानकर, आप इस डब्बे को जब आप ऐसे फोर्स दोगे, कैसे बेटा? जब आप यहां से फोर्स दोगे, ऐसे करके इधर से फोर्स दोगे, है ना, इधर से जब फोर्स दोगे तो ये डब्बा किस तरफ मूव करेगा? सर ये डब्बा इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा, है ना। ठीक है सर, ये डब्बा उस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। जब आप इसे यहां से फोर्स दोगे तो ये डब्बा इस तरफ मूव करना शुरू कर जाएगा। बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जब आप बच्चे एक फोर्स यहां से ऐसे करके दोगे इसके बैक पे, ठीक है सर, इसके बैक पे यहां से फोर्स दोगे, और एक फोर्स बेटा इस वाले फेस पर दोगे, एक फोर्स इस वाले फोर्स पर दोगे, तो अब आपका मोशन जो होना चाहिए ना, एक हिसाब से तो सर एक मोशन यहां होना चाहिए, एक मोशन सर ऐसे होना चाहिए, है ना। लेकिन मोशन कहां पर होगा बेटा? इनके रिजल्टिंग डायरेक्शन में मोशन होगा, और मोशन हो जाएगा ऐसे करके, इस डायरेक्शन में मोशन होना शुरू हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हो? अब इन दोनों से एक रिजल्टिंग डायरेक्शन में मोशन होना शुरू हो जाएगा। सो ये वेक्टर्स का खेल होता है, आप लोग समझ रहे हो? तो हम लोग ये कहते हैं कि सर सपोज कीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, सपोज कीजिए कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने एक फोर्स ऐसे लगाया, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, आपने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया, तो अब ये ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मोशन कहां पर रिजल्ट करेगा? सर ऊपर की तरफ रिजल्टिंग मोशन आ जाएगा। हाँ सर, तो यही चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सर अगर मैं दो वेक्टर क्वांटिटीज को जोड़ रहा हूं, दैट इज F1 प्लस F2 अगर जोड़ रहा हूं, तो मेरा F1 प्लस F2 वेक्टर जो है वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, ये आप लोग बेटा रिजल्टेंट फोर्स पे निकाल चुके हो, पहले ही ये आप करना जानते हो। लेकिन हम लोग कुछ यहां पर मैथमेटिकल टर्म्स में सीखना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ एंड ट्रायंगल लॉ। इसे देखिएगा बेटा, ये कह रहा है कि सर मान लीजिए हम लोगों ने पहले, मैं इसे फोर्स से अब नहीं समझाऊंगा, मैं इसे डिस्प्लेसमेंट से समझाऊंगा। टेक द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, टेक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द एडिशन लॉज, है ना। सपोज कीजिए बेटा रामू यहां खड़ा था, रामू बहुत इधर उधर घूम रहा है, तो रामू पहले इस डायरेक्शन में गया बेटा, वो बी पोजीशन पर चला गया। अच्छा, उसका पहला डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, दिस इज योर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, S1 डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं इसको, रामू का पहला डिस्प्लेसमेंट S1 डिस्प्लेसमेंट। रामू जो है बेटा बी से लेके कहां पहुंच गया बेटा? सी पर पहुंच गया, तो इसका हो गया सेकंड डिस्प्लेसमेंट। तो रामू का सबसे इनिशियल पोजीशन क्या था सर? ए था।
सबसे फाइनल पोजीशन क्या था, सी था। अगर मैं इसको ऐसे देखूं तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा? हाँ सर, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट से तो यही जानते हैं कि सर रामू अगर ये S1 और S2 डिस्प्लेसमेंट चला है तो सर एक्चुअली में ये टोटल डिस्प्लेसमेंट S के बराबर होगा। यही हम लोगों ने सीखा है ना? तो ये जो सीखा है बेटा, इसके पीछे का मैं लॉजिक बता देता हूं। ये कहता है कि सर ये वाले वेक्टर का जो हेड होगा, ये वाले वेक्टर का हेड यहां पर होगा, ठीक है, और ये वाले वेक्टर का जो हेड होगा वो यहां पर होगा, ठीक है सर। हेड यहां पर है, इसका हेड यहां पर है, तो ये वाली जो जगह होती है कौन सी, ये वाली स्पेसिफिक जगह, इसको हम लोग बोलते हैं हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, यानी जब हेड टू टेल कॉम्बिनेशन होता है तो सर हम लोग लगाते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या लगाते हैं दोस्त? ट्रायंगल लॉ, जिसमें हम लोग पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक को ज्वाइन कर देते हैं, एंड दैट इज द एडिशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स, दैट इज ये हो जाएगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर हो जाएगा। अब ये डायग्राम जितना आपको सिंपल लग रहा है उतना ही ज्यादा सिंपल इसमें हो जाएगा। हमने कहा कि सर रामू को छोड़ो, अब हम लोग लगाते हैं फोर्स का कॉन्सेप्ट। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स तो सर इस तरफ लग रहा है, यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स इस तरफ, है ना, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है। बढ़िया सर, ठीक है, ओके। मैंने यहां पर कुछ डायरेक्शन बदल दिया क्या? हाँ, डायरेक्शन चेंज हो गई है। मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ये काफी सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी अगर मैं इस तरीके से गया। इसको दोबारा हम लोग एक नया डायग्राम बना लेते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। इधर देखिए, ओके है ना। रामू का बेटा एक डायरेक्शन तो ये वाला है, एक डायरेक्शन ये वाला है रामू का, और एक डायरेक्शन ये ग्रीन वाला है। यानी रामू ने शुरुआत कहां से चलने शुरू करी बेटा? रामू ने शुरुआत करी यहां से चलना शुरू करा, यहां से ए पॉइंट से चलना शुरू किया, वो बी पॉइंट पर पहुंचा, सर बी पॉइंट से चलकर वो सी पॉइंट पर पहुंचा। यानी रामू का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो ये वाला डायरेक्शन में होना चाहिए। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गया हमारे S1 डिस्प्लेसमेंट, दिस इज S2 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो ये हो गया हमारा S डिस्प्लेसमेंट जो कि S1 प्लस S2 के बराबर हो जाएगा। दिस इज ट्राइंगल लॉ। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि सर S डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S1 डिस्प्लेसमेंट प्लस S2 डिस्प्लेसमेंट। यहां से हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, है ना, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया सर? पहले भी तो सही था, पहले कौन सा गलत था? मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि बेटा मुझे पैरेललोग्राम भी यहां पर लगाकर दिखाना है ना। हमने कहा सर ये ग्रीन वाले वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए। तो देखिए ग्रीन वाले डायरेक्शन का वेक्टर यही है, ठीक है। यहां येलो वाले वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो ये होना चाहिए। सर यहां भी वही है, हाँ सर वही है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब ये कहता है कि सर मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पर फोर्स 1 यहां पर लगा रहे हैं और फोर्स 2 यहां पर लगा रहे हैं। तो एक्चुअली में सर रिजल्टिंग फोर्स कहां होगा? रिजल्टिंग फोर्स यहां पर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। दैट विल बी द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम मेड बाय द टू वेक्टर्स जो कि हमारे यहां पर लग रहे हैं। सर इन दोनों में फर्क कैसे पहचानेंगे कि कब हमें ट्रायंगल लॉ लगाना है, कब हमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है? तो बेटा मैंने ये अभी आपको बताया, फिर से बता रहा हूं कि ये वाली पोजीशन को देखिए बेटा, ये वाली पोजीशन को देखिए। तो ये वाली पोजीशन क्या है सर? हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है। अच्छा सर ये वाली पोजीशन देखिए, ये वाली पोजीशन जो है सर वो टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है। दिस पोजीशन इज टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है, यानी यहां पर दोनों के दोनों वेक्टर्स के टेल जुड़ रहे हैं, वहां पर एक का हेड और एक का टेल जुड़ रहा है। तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन में आपको ट्रायंगल लगाना होता है और टेल टू टेल में आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना होता है, और उस बेसिस पे आपका आंसर आ जाता है। बेटा ये देखो, ये है लूप लॉ, दिस इज ट्रायंगल लॉ, दिस इज पैरेललोग्राम लॉ, दिस इज लूप लॉ। लूप लॉ सबसे मजेदार होता है, सबसे आसान होता है सीखना। कि मान लो बेटा रामू यहां पर खड़ा है ए पोजीशन पर, वो यहां से यहां गया, बेटा बी पोजीशन आ गया। नाउ दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट नंबर 1, ठीक है। ये कह रहा है सर बी से सी में गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट नंबर 2, ठीक है सर। ये सी से डी में गया, नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट नंबर 3 हो जाएगा, S3 हो जाएगा। फिर बी डी से बेटा वो कहां गया? ई में गया, तो ई से डिस्प्लेसमेंट नंबर 4 हो जाएगा, और ई से वापस ए में चला गया, तो दिस विल बी डिस्प्लेसमेंट नंबर 5 हो जाएगा। तो लूप लॉ में हमें क्या बात समझ में आती है कि सर अगर वो S1 डिस्प्लेसमेंट, S2 डिस्प्लेसमेंट
यानी वो इतने 5 डिस्प्लेसमेंट को चलकर वापस आता है, तो वो कहां आता है सर? अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाता है। तो सर इन सभी वेक्टर्स का टोटल सम क्या हो जाएगा? इन सभी वेक्टर्स का टोटल सम बेटा 0 वेक्टर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लूप लॉ। ठीक है बाबू। अगर वो एक क्लोज्ड लूप को फॉलो कर रहा है और क्लोज्ड लूप के बेसिस पे चल रहा है, तो सर ये ट्रायंगल पे लूप लॉ लग रहा होगा क्या? लगा दूं ट्रायंगल पे लूप लॉ? लगाओ सर, ट्रायंगल पे लूप लॉ लगाओ। हमें हमें समझाओ कि ये चल क्या रहा है सर। ये देखिए मैंने एक ट्रायंगुलर रीजन बनाया कि बेटा वो यहां पर हम लोगों ने इसी चीज को पहले मैं कॉपी कर लेता हूं, है ना, तब आपको बताऊंगा कि ट्रायंगल देखो कैसे लग रहा है। हमने कहा कि सर अगर जो है रामू यहां से चला था, पहली डायरेक्शन उसकी ये थी, तो ये S1 डिस्प्लेसमेंट हो गई। या हेड टू टेल कॉम्बिनेशन दिया मैंने कहा, अब वो यहां से यहां जा रहा है, दिस इज S2 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो उसका फाइनल पोजीशन ये हो गया। यानी रामू यहां से यहां जाता तो बेटा ये मेरा S वेक्टर हो जाता, दैट इज S1 प्लस S2 हो जाता। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं, बात समझ में आती है। अब मैं लूप लॉ लगाऊंगा यहाँ पे, ये ट्रायंगल लॉ था सर। रामू यहां खड़ा हुआ है, ठीक है, वो पहला डिस्प्लेसमेंट चलता है S1 डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर वो यहां पहुंच जाता है, यहां से यहां जाता है तो सर ये S2 डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है सर। वो यहां से यहां जाता है तो सर यहां पर S3 डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। सपोज जो आपको चेक करना था वो ये कि सर यहां पर आपने ये वाली डायरेक्शन ली है, यहां पर आपने ये वाली डायरेक्शन ली है, देख पा रहे हो? तो सर ये नीचे आ रहा है रामू यहां पे, और रामू यहां से ऊपर जा रहा है। क्या बोले? नेगेटिव वेक्टर बोले? बोले कि नहीं बोले? हाँ बोलेंगे सर, बिल्कुल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि अगर आप यहां पर कंपैरिजन करते हो तो बेटा आपको यह बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि S3 वेक्टर जो है वो एक्चुअली में S वेक्टर के नेगेटिव के बराबर है। क्यों? क्योंकि सर डिस्टेंस तो दोनों का इक्वल है, ये वाला लेंथ दोनों की इक्वल है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, इसी का जस्ट नेगेटिव वेक्टर ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है सर, नाउ दिस इज द नेगेटिव वेक्टर। तो अब लूप लॉ के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि सर यहां पर S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर करने पर हमारे पास 0 वेक्टर आ जाएगा। आ जाएगा सर, है ना? तो इसका मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा सर? माइनस के S3 वेक्टर हो जाएगा। हाँ सर। अब माइनस के S3 वेक्टर किसके बराबर होगा सर? S वेक्टर के बराबर होगा। तो देख लो ना यार, रिजल्ट तो सेम ही आ गया। ओए होए, अब समझ में आया कि अगर मैंने इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में बना दिया होता, सपोज मैं इस वेक्टर को ऐसे बनाता तो ये मेरा S वेक्टर बन जाता ना, लेकिन नीचे लेकर आ रहा हूं तो वो S3 वेक्टर कहना पड़ रहा है, मैं उसे S वेक्टर नहीं बोल रहा हूं। समझना पड़ेगा, है ना? तो यही बेटा कॉन्सेप्ट है और इसको यूज करें। बाकी वेक्टर्स को जोड़ने के लिए हम लोग सेम डायरेक्शन को सेम डायरेक्शन से जोड़ते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन को डिफरेंट डायरेक्शन से जोड़ते हैं। जैसे मैं आप लोगों को एक बात समझा देता हूं, एक एग्जांपल के साथ ये चीज समझ लीजिएगा दोस्त, कि सपोज कीजिए आपको कोई वेक्टर ए वेक्टर दिया गया है जिसमें हमें दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये दिया गया है। वहीं पर आपको बी वेक्टर जो है वो दे दिया जाता है 3i कैप माइनस के जे कैप प्लस के 2k कैप, ये दे दिया जाता है ना। वो आपसे पहला सवाल पूछता है कि सर हमें बताइए ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन क्या होगा। तो आप जोड़ना जानते ही होंगे, तो यहां पर आपको इन दोनों को जोड़ना है। 2 प्लस 3 सर 5i कैप हो जाएगा, 3 माइनस के 1 तो ये हो जाएगा प्लस के 2j कैप हो जाएगा, और 4 प्लस 2 ये अपने पास हो जाएगा 6k कैप हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर आप लोग दूसरे नंबर पे आपको a माइनस बी वेक्टर पूछ सकता है, तो आप सेम कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। 2 माइनस 3 तो माइनस के i कैप, 3 माइनस माइनस 1 यानी 4j कैप, और 4 माइनस 2 यानी 2k कैप हो जाएगा। आप बेटा b माइनस a वेक्टर की वैल्यू मुझे बताएंगे, है ना? ठीक है जी, इजी। चलो नेक्स्ट यहां देखेंगे दोस्त, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। बेटा देखो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आता है? वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट, यानी अब तक हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर तो निकालना सीख लिया था कि सर 2 कदम 3 कदम 4 कदम, लेकिन वेक्टर 2 पॉइंट्स का कैसे निकालेंगे? इधर देखो बेटा, बहुत आसान सी चीज है लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसीलिए मुझे इसको डिटेल में बताने में ज्यादा मजा आता है कि भाई बच्चों को ना एकदम ऐसा आंखें खुल जाएं। अच्छा आप ऐसा कर सकते हो? कर तो बहुत कुछ सकता हूं। इधर देखो, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास z एक्सिस है। ठीक है सर, मान लेते हैं कोई पॉइंट जो है बेटा p पॉइंट यहां पर रखा है और q पॉइंट यहां पर रखा है। बढ़िया सर, है ना?
मुझे क्या चाहिए, मुझे सर इन दोनों वेक्टर्स, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक वेक्टर चाहिए, ये वाला वेक्टर चाहिए। लेट अस से इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं, बढ़िया लग रहा, ये चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा आप पहले एक काम करो, आप ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर बना लो, आप ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर बना लो। तो हम कहेंगे कि सर ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो पॉइंट होगा बेटा ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा हमारे हिसाब से। अगर मैं P से Q तक जा रहा हूं तो दिस इज इनिशियल पॉइंट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास फाइनल पॉइंट। ठीक है सर। अब मैं यहां पर ये कहूंगा कि दोस्त हेड टू टेल कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको? सर हाँ देखिए ना, यहां पर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन दिख रहा है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो हमने कहा कि सर यानी रामू यहां पर था, रामू यहां से यहां गया फिर यहां गया, यानी कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट वन कौन सा हो गया? सर डिस्प्लेसमेंट वन हो गया ओपी वेक्टर। ठीक है सर, प्लस डिस्प्लेसमेंट टू क्या हो गया सर, पी से क्यू गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो सर रामू अगर ऐसे भी जाता तो भी वो अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता। हाँ सर, रामू ऐसे जाता तो भी अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंच जाता, तो ये सर ओ क्यू वेक्टर के बराबर हो जाता। तो सर मुझे तो पी क्यू वेक्टर निकालने से मतलब था, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर हो जाएगा। दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। इसमें हम लोग जुगाड़ क्या लगाते बेटा, जुगाड़ लिख लो, जुगाड़ आपके काम का है। जुगाड़, जुगाड़ ये है कि बेटा जब भी मान लो आपको पी क्यू वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर दोगे। ओहो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर आपको इसी पर एक एग्जांपल समझा दूं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको पी पॉइंट जो है वो 2,3,4 दे दिया गया है और क्यू पॉइंट जो है वो 0,-1,2 दे दिया गया है। ठीक है सर, कोई परेशानी नहीं। मुझे चाहिए पी क्यू वेक्टर, तो पी क्यू वेक्टर में आप क्या करोगे बेटा, ऑब्वियस ही बात है आपके पास आई कैप होगा, जे कैप होगा और के कैप होगा, तीन डायरेक्शन होंगे। लेकिन हमें करना क्या है सर, हमें फाइनल पॉइंट हमारा क्या है बेटा, क्यू है, क्योंकि पी क्यू बना रहे हैं। तो 0 में से 2 माइनस कर दो, 0 में से 2 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। -1 में से 3 माइनस कर दो तो माइनस के 4 आ जाएगा। 2 में से 4 माइनस कर दो तो माइनस के 2 आ जाएगा। दिस विल बी द वेक्टर। वहीं पर अगर आप क्यूपी वेक्टर बनाना चाहते हो मेरे दोस्त, तो क्यूपी वेक्टर में भी आपका आई कैप आएगा, जे कैप आएगा और के कैप आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करोगे बेटा, पी पॉइंट मेरा फाइनल पॉइंट है, क्यू से पी जा रहे हैं अब हम लोग, है ना। तो आप कहेंगे सर 2 में से 0 माइनस कर दो तो 2 आ जाएगा। 3 में से -1 माइनस कर दो तो सर प्लस के 4 आ जाएगा। 4 में से 2 माइनस कर दो तो बेटा प्लस के 2 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा क्यूपी वेक्टर बन जाएगा। दैट्स इट, इतना ही करना है और इतना ही करके आप लोग आंसर निकाल कर दे सकते हैं। हैं जी, बढ़िया जी बाबू। ठीक है, ओके, डन डन। चलिए आगे चलते हैं। स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बेटा देखो ये कुछ भी नहीं है, हलवा चीज है एकदम। मैं कहता हूं सर मान लो कोई वेक्टर जो है इतना लंबा है, मैंने कहा कि सर ये वेक्टर जो है ये कितना है, 10 न्यूटन्स का है, ये वेक्टर 10 न्यूटन्स का है। और मैंने कहा कि सर मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर इसका डबल वेक्टर बनाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्त 20 न्यूटन्स का हो जाएगा, है ना। मान लो बच्चे मैंने एक वेक्टर इतना लंबा बनाया और मैंने कहा कि सर ये वेक्टर कितने का हो जाएगा, 5 न्यूटन का हो जाएगा। सो लेट अस सपोज ये F1 वेक्टर है हमारे पास, ये हमारे पास F2 वेक्टर है, ये हमारे पास F3 वेक्टर है। तो हम लोग ये कह पा रहे हैं कि सर F1 वेक्टर जो है वो एक्चुअली में F3 वेक्टर का 2 गुना है। हाँ सर, और F2 वेक्टर जो है वो एक्चुअली में सर F1 वेक्टर का 2 गुना है, या फिर F2 वेक्टर जो है वो F1 वेक्टर के F3 वेक्टर के 4 गुने के बराबर है। तो दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। अब ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेशन में कैसे होती है, सपोज कीजिए ए वेक्टर मैं आपको दे देता हूं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे करके मैंने दे दिया आपको एक वेक्टर। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे 2a कैप निकालना है तो आप इस पूरे वेक्टर को 2 गुना कर दोगे तो ये बन जाएगा 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप बन जाएगा। अगर मैं इसे 3 टाइम्स कर देता हूं तो बेटा आप क्या करोगे, 3 2 जा 6i कैप, 3 3 जा 9j कैप प्लस 3 4 जा 12k कैप। अच्छा सर, मान लीजिए मैं इसे माइनस के 4 टाइम्स ऑफ ए कैप करता हूं तो माइनस के 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस के 8i कैप
माइनस के 24, 8 टू जा 16 आएगा ना, माइनस के 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 आई कैप, 4 3 जा 12 जे कैप, 4 4 जा 16 के कैप, ये आ जाएगा दोस्त, है ना, ये सब आ जाएंगे। तो इस तरीके से स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर हम लोग किया करते हैं। चलिए आगे, सेक्शन फॉर्मूला। नाउ दिस इज द लास्ट, हम लोग आज की क्लास में जो बात करेंगे दिस इज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने बेटा क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th के अंदर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज होता है। जैसे कि मैं अगर आपको याद दिलाऊं, सेक्शन फॉर्मूले में होता क्या था बेटा, आपको बताया जाता था दो फॉर्मूले, इंटरनल और एक्सटर्नल, दो फॉर्मूले बताए जाते थे। सपोज कीजिए मैं आपसे कहता हूं कि बच्चा यहां पर हमारे पास एक P पॉइंट है, यहां पर हमारे पास एक Q पॉइंट है, यहां पर मैं बोल देता हूं कि सर यहां पर हमारे पास एक R पॉइंट है, और यहां पर हमारे पास क्या है बच्चे, यहां पर सपोज कीजिए ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास S पॉइंट है। ठीक है, हम लोगों ने 4 पॉइंट ले लिए। मैंने कहा कि सर अगर मैं इंटरनल सेक्शन की बात करूं तो P से लेके R तक और R से लेके Q तक का जो रेशियो है बेटा उसे हम लोग M रेशियो N बोलते हैं, ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बनता है। जबकि अगर मैं P से लेके S तक का रेशियो और S से लेके Q तक का रेशियो देखूं तो ये भी बेटा मेरे पास M रेशियो N बोला जाता है। तो ये हो जाता है हमारा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ये हो जाता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। सर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर बात करें तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं बेटा a, b, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं c, d। ठीक है, तो हमने इसको कैसे सीखा था कि सर अगर मुझे a, b के कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए तो वो क्या हो जाता है, वो जाता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाता है, my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो जाता है। ये फॉर्मूला पढ़ा था। वहीं पर सेक्शन फॉर्मूला ये हमारा पास r पॉइंट था, तो s पॉइंट हमारे पास क्या है बेटा c, d है, तो इसके सेक्शन फॉर्मूले में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सर सेम फॉर्मूला माइनस में लिख देते थे, mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाता था, कॉमा यहां हो जाता था my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n हो जाता था। तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है दोस्त, तो इसमें क्या करते थे हम लोग, जुगाड़ को याद रखिए बेटा, जुगाड़ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। हम ये करते थे कि सर ये वाला रेशियो जो है वो इसमें मल्टीप्लाई होता था और ये वाला रेशियो जो इसमें मल्टीप्लाई होता था सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए। तो बस इसी मदद से आप लोग सेक्शन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। अब सर यहां देखिए, यहां तो सर हम लोग वेक्टर कर रहे हैं, लेकिन वेक्टर और कार्टेशियन सिस्टम में तो कोई खास फर्क है नहीं। हमने क्या किया सर, एक्स वाई जेड को साइड कर दिया कि तू निकल, उसकी जगह पे हम लोग आई, जे और के को ले आए, यही तो किया हम लोगों ने। तो हम कह रहे हैं कि सर मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक पॉइंट है, दिस इज पॉइंट P, ठीक है सर, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R। हमने कहा सर इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं, 3 डायमेंशन में तो x1 y1 z1 हो जाएगा। हाँ सर, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 z2 हो जाएंगे। ठीक है सर, इसके कोऑर्डिनेट्स a, b, c हो जाएंगे। लेट अस सपोज आप इसमें नॉर्मली 3 डायमेंशन वाला सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कहता हूं कि सर हमें वेक्टर्स का भी तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना। तो हम कहते हैं सर ये हो गया हमारा ओरिजिन, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा OP वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा OQ वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा OR वेक्टर। तो हम लोग वेक्टर्स के बेसिस पर मालूम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे सर P से लेके R तक का जो रेशियो है, P से लेके R तक का जो रेशियो है वो M रेशियो N हमें दिया जा रहा है ना, R से लेके Q तक का रेशियो, ये M रेशियो N दिया जा रहा है आपको, ये रेशियो। तो हमने जो सीखा था वही लगाएंगे। क्या सीखा था कि सर M वाला रेशियो जो है वो Q के पास ले जाना, N वाला रेशियो जो P के पास ले जाना। तो हम यहां से कहेंगे कि सर जब मैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बनाऊंगा, अगर पॉइंट जो है वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप लोगों को मिलता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला अगर मैं बनाता हूं तो सर मेरे पास OR वेक्टर जो होगा वो M मल्टीप्लाई किससे होगा, OQ वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, और N जो होगा बेटा वो OP वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई M प्लस N हो जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। वहीं पर अगर हम लोग एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास OR वेक्टर जो होगा, अब हमारे पास यही फॉर्मूला होगा लेकिन माइनस में होगा, तो M मल्टीप्लाई OQ
माइनस एन मल्टीप्लाई ओपी डिवाइडेड बाई एम माइनस एन हो जाएगा. दिस विल बी द एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला बन जाता है. आई होप दिस इज क्लियर, है ना? ठीक है, चलें आगे. तो अब इनके ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं. ये सारी चीजें समझ में आने के बाद इधर देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, व्हाट आर द वेक्टर्स डिटरमाइंड बाय द अदर साइड्स टेकन इन ऑर्डर. बेहतरीन सवाल है भाई, बेहतरीन. ये कुछ बन तो गया है बढ़िया सा, है ना? आई होप ये काम चल जाएगा आप लोगों का. मान लीजिए ये रेगुलर हेक्सागन है. रेगुलर हेक्सागन का मतलब ये होता है कि ये सारी साइड्स बराबर हैं, मान लो, है ना? देखने में नहीं लग रहा होगा लेकिन मान लो. ठीक है सर. ये कह रहा है दो एडजेसेंट साइड्स हम लोगों ने दे दिए. लेट अस सपोज ये ए हो गया, लेट अस सपोज ये बी हो गया, लेट अस सपोज ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ. ठीक है सर. इसने कहा कि सर ए से बी तक का जो वेक्टर है उसे ए वेक्टर नाम दे देते हैं और बी से सी तक का जो नाम है सर उसका बी वेक्टर नाम दे देते हैं. क्योंकि इसने कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के बारे में बोल दिया तो मैंने दो एडजेसेंट साइड्स यानी लगातार वाली दो साइड्स को मैंने पकड़ लिया. ठीक है. अब सोचो मेरे दोस्त, सोचो हम लोग सेम डायरेक्शन को मैटर करते जाएं. यानी अगर मैं इसको भी इस तरफ दिखाऊं, इसको भी इस तरफ दिखाऊं, इसको भी इस तरफ दिखाऊं और इसको भी इस तरफ दिखाऊं, तो सेम डायरेक्शन को ही लेकर चल रहे हैं. ऐसा गड़बड़ नहीं कर रहे हैं हम लोग. हम ना टेकन इन ऑर्डर बोला है तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, इसी डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे. ठीक है सर. अगर ये वेक्टर इस तरफ जा रहा है नीचे, तो ये वाला वेक्टर ठीक उतने ही दूरी पर ऊपर जा रहा है. तो इतना तो कंफर्म हो गया कि सर ये वाला वेक्टर माइनस के बी वेक्टर हो जाएगा. ओ यार, तो पहली चीज हमें पता लग गई कि सर एफ ई वेक्टर जो होगा, सॉरी ई एफ वेक्टर जो होगा, ई एफ वेक्टर जो होगा वो सर माइनस के बी वेक्टर के बराबर होगा. पता लग गया. ठीक है सर. ये वेक्टर ए बी वेक्टर जो है इस तरफ जा रहा है, तो ई डी वेक्टर जो है ठीक उतने ही डिस्टेंस इस तरफ आ रहा है, तो सर इसकी वैल्यू माइनस के ए वेक्टर हो जाएगी. ओए होए 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 होए. तो हम लोगों को दूसरी साइड पता लग गई कि सर डी ई वेक्टर कितना है हमारे पास. डी ई वेक्टर इज माइनस के ए वेक्टर हो जाएगा. सर आगे बेटा इधर देखना, मैं रेड कलर से इसको बना रहा हूं कि सर अगर मैं ए से सी तक गया होता, ए से सी तक गया होता, तो सर रामू पहले ए पर गया फिर बी से गया, तो इसका मतलब सर ये वाला रास्ता क्या रहा होगा? सर ये वाला रास्ता ए प्लस बी रहा होगा ट्राइंगल लॉ से. हाँ सर, ये वाला रास्ता ए प्लस बी रहा होगा. ठीक है जी सर, कोई बात नहीं. अब इधर देखिए कि सर अगर मैं ये ब्लू कलर का एरो बना रहा हूं कि यहां से अगर रामू ऐसे डायरेक्ट पहुंच गया होता, तो सर ये वाला रास्ता बी यूनिट्स का है, बी वेक्टर का है. तो ये वाला रास्ता भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन उसके दो गुना लंबा होता है क्योंकि हेक्सागन दो गुना हो जाएगा बीच में से. तो ये वाला पार्ट कितने का हो जाएगा सर? 2b वेक्टर का हो जाएगा. ठीक है सर. हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करते हैं. हमने कहा कि सर देखिए कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिए कि AC वेक्टर, अगर रामू AC वेक्टर के थ्रू गया, पहले यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, यानी AC वेक्टर प्लस CD वेक्टर को जोड़ा तो एक्चुअली में सर वो AD वेक्टर आ जाएगा ट्राइंगल लॉ से. अब AC वेक्टर कितना है सर? AC वेक्टर है A प्लस बी वेक्टर. CD वेक्टर अपने को मालूम नहीं सर. AD वेक्टर कितना है? 2A वेक्टर है, 2B वेक्टर है. ठीक है सर. तो ऐसे में मेरा CD वेक्टर क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2B वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर. तो एक्चुअली में CD वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर. अरे हाँ सर, तो ये बन गया बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर. तो हमें तीसरी चीज मिल गई सर. कौन सा? CD वेक्टर मिल गया, दैट इज बी वेक्टर माइनस के ए वेक्टर मिल गया. ठीक है सर. अब देखो ये माइनस बी माइनस ए है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये ठीक उतना ही डिस्टेंस उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ए एफ क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा. सर मजाक से हटके आपने आंसर निकाल दिया. तो चौथी साइड जो हो जाएगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? एफ ए वेक्टर जो होगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा ए माइनस बी वेक्टर बन जाएगा. क्लियर? सारे टेकन इन ऑर्डर हम लोगों ने बता दिया कि लेट कर लिया बेटा ए बी जो है वो ए वेक्टर है और बी सी जो है वो बी वेक्टर है. तो बचे हुए जो साइड्स होंगे रेगुलर हेक्सागन के, वो किन इन्हीं वेक्टर्स की मदद से क्या क्या वैल्यूज होल्ड कर रहे होंगे, ये हम लोगों ने वेक्टर के एडिशन लॉस की मदद से निकाल कर दे दिया है ना. चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन. Vectors drawn from the origin to the points ABC are respectively A vector, B vector and 4A minus 3B vector. Find AC and BC. इधर देखो बेटा, यहां पर ये कह रहा है कि सर ये हो गया हमारा ओरिजिन,
ओके सर, ये हो गया हमारे पास ए पॉइंट, ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, लेट अस सपोज दिस इज सी पॉइंट। अच्छा, तो इनके वेक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया ए वेक्टर, ये बी को ज्वाइन करने वाला, ये सी को ज्वाइन करने वाला। ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहां तक समझ में आ गया। अब ये मुझसे कह रहा है, सपोज मैं इसको थोड़ा सा नीचे बनाना पसंद करूंगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी वरना। इधर मैं बी वेक्टर बना देता हूं और इधर बेटा मैं सी वेक्टर बना देता हूं, तो थोड़ा अब ये यूनिक सा लगेगा। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। ठीक है सर, इसने कहा कि सर ए वेक्टर को तो हम लोग ए वेक्टर से लिख रहे हैं, लीजिए, बी वेक्टर को हम लोग बी वेक्टर से लिख रहे हैं, सी वेक्टर को कैसे लिख रहे हैं बेटा, इसे लिख रहे हैं 4a माइनस 3b से लिख रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, ऐसे लिख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। कह रहे कि मुझे बताइए ना सर ए सी वेक्टर कैसे मिलेगा। बेटा ए सी वेक्टर कैसे मिलेगा, मतलब आप यहां से इसको ज्वाइन कर दीजिए। देखिए ए सी वेक्टर कैसे मिलेगा सर, ये तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, इसका मतलब मुझे इसमें फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि सर अगर मुझे ए सी वेक्टर ढूंढना है तो मैं सी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर में से ए वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दूंगा। तो सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है 4a माइनस के 3b है, जबकि ओ ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो मिलाकर बेटा ये 3a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर, है ना। ठीक है सर, फिर ये कह रहा है कि सर मेरे को बी सी वेक्टर भी तो निकाल कर दो, बी से लेके सी वेक्टर को ज्वाइन करना है। तो बेटा जब बी से सी वाले वेक्टर को ज्वाइन करना है तो मैं तो यही कहूंगा कि बेटा फाइनल माइनस इनिशियल कर दो। बी सी वेक्टर अगर निकालना चाहते हो तो बेटा फाइनल पॉइंट है सी वेक्टर, इनिशियल पॉइंट है बी वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस के 3b माइनस के b वेक्टर हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। बढ़िया था, इजी था, है ना, काफी इजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो दिस। देखिए दोस्त, यहां पर हम लोगों को मैं थोड़ा डायग्रामेटिक अप्रोच आपको बता देता हूं, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे, वरना दिक्कत भी हो सकती है। ये कह रहा है कि सर हमारे पास एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सपोज दिस इज द पी पॉइंट, दिस इज द क्यू पॉइंट। इसको थोड़ा ऊपर ऊपर बनाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। दिस इज पी पॉइंट, दिस इज क्यू पॉइंट, और यहां पर कहीं हमारे पास क्या होगा सर, यहां पर कहीं ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सर इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए जा रहे हैं ना, ओ से लेके पी तक के और ओ से लेके क्यू तक के पोजीशन वेक्टर्स हमें दिए जा रहे हैं। क्या क्या दिए जा रहे हैं सर, इसके दिए जा रहे हैं 2a माइनस 3b, 2a माइनस के 3b वेक्टर, और इसके क्या दिए जा रहे हैं 3a माइनस के 2b वेक्टर, ये दिए जा रहे हैं। ठीक है सर, तो ये कह रहा है कि सर मुझे इंटरनली 2:3 रेशियो डिवाइड में करने वाला पॉइंट कौन सा होगा। बेटा इंटरनली 2:3 ये वाला पॉइंट होगा, है ना, दिस पॉइंट, ये आर पॉइंट हो जाएगा। तो सर मुझे इसके पोजीशन वेक्टर चाहिए होंगे, और सर एक पॉइंट मेरा बाहर की तरफ आएगा जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट, सपोज दिस इज एस पॉइंट, जो कि इसे 2:3 में डिवाइड कर रहा होगा। ये हो गया 2 और ये हो गया मेरे पास 3, ऐसे मान लो। तो 2:3 में ये एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो सर दोनों में बस सेक्शन फॉर्मूला ही तो लगाना है, तो लगाकर दिखाएं, दिखाइए बेटा। जब मैं ओ आर वेक्टर को ढूंढ रहा हूं तो ओ आर वेक्टर के लिए मुझे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा, यहां रेशियो कितना था 2:3 था, तो 2 को मुझे क्यू से मल्टीप्लाई करना है, 3 को मुझे पी से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई ओ क्यू वेक्टर प्लस 3 मल्टीप्लाई ओ पी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 हो जाएगा। सर इन्होंने वैल्यूज कितनी दी है सर, ओ क्यू वेक्टर दिया है 3a माइनस 2b, तो जिसका 2 गुना करोगे तो ये हो जाएगा, पहले लिख लो बेटा, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, 3a माइनस 2b टाइम्स ऑफ 2 हो जाएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b हो जाएगा, ऐसा कुछ आप लोगों को मिलेगा। और डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है हमें, है ना, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 बेटा 12a हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 तिया 9। ठीक है, तो -4 -9, ध्यान से देखना बेटा, -4 -9 यानी माइनस के 13b वेक्टर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। सो दिस इज माई दैट पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास 12a माइनस 13b डिवाइडेड बाई 5 आ रहा है ना। अच्छा सर OS निकाल कर बताइए जरा, OS वेक्टर, OS वेक्टर में क्या करोगे बेटा, यही 2OQ वेक्टर करोगे लेकिन -3OP वेक्टर करोगे और डिवाइडेड बाई बेटा 2 - 3 कर दोगे, हैं जी। तो 2OQ जब करोगे तो ये 2 टाइम्स ऑफ वही 3a माइनस 2b आ जाएगा, और माइनस के साथ बेटा यहां पर 3 टाइम्स ऑफ 2a माइनस 3b आ जाएगा। ठीक है सर,
डिवाइडेड बाई क्या चल रहा है 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 कट गए सर। माइनस के 4b प्लस के 9b, माइनस के 4b प्लस के 9b यानी प्लस के 5b आ जाएगा बेटा, तो 5b वेक्टर के बराबर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा एस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यूजिंग द एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो अगला सवाल। नेक्स्ट, find the position vector of the points which divide the line joining the points this and this internally and externally in the ratio of 2:3। ये तो क्वेश्चन सेम हो गया क्या? ये क्वेश्चन सेम हो गया है। अगला यहां देखेंगे क्या कह रहा है कि सर ABCD एक पैरेललोग्राम है इफ L and M आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द BC and DC। चलिए पहले एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। ये हो गया सर अपने पास एक पैरेललोग्राम, बढ़िया सर, है ना। ये हो गया हमारे पास A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D। ठीक है सर, क्या कह रहा है कि सर L जो है वो BC का मिड पॉइंट है। ये लीजिए L जो है वो BC का मिड पॉइंट है, और M जो है वो DC का मिड पॉइंट है, M जो है वो DC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि देन एक्सप्रेस AL एंड AM इन टर्म्स ऑफ AB एंड AD। एक्सप्रेस AM, इसका कलर चेंज करना है, AL वेक्टर को AB के रेस्पेक्ट में दिखाइए और AM वेक्टर को किसके रेस्पेक्ट में दिखाइए? इसी के रेस्पेक्ट में दिखाइए। ऐसे करके आपसे पूछा जा रहा है ना। तो हम यहां पर मान लेते हैं कि सर देखिए, अगर मैं इसको लेट करने पे ज्यादा बिलीव करूंगा, ज्यादा आसानी से आप कर पाएंगे। हमने कहा कि सर लेट कर लो AB वेक्टर को A वेक्टर। अच्छा, लेट कर लो बेटा AD वेक्टर को, AD वेक्टर को आप लेट कर लो बेटा B वेक्टर। ठीक है सर, ये लेट कर लिया हम लोगों ने थोड़ा इजी रखने के लिए कि AD वेक्टर ये हो गया। तो बेटा BC वेक्टर कितना हो जाएगा? सर BC वेक्टर हमारे पास हो जाएगा, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और BC वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्त? BC वेक्टर भी हमारे पास B वेक्टर हो जाएगा और DC वेक्टर भी हमारे पास A वेक्टर हो जाएगा, है ना। बात समझ में आती है? ये चीज हम लोगों ने इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट किया है सो दैट हमारे पास यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना। तो हम लोग इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर जाएंगे। ऐसे करके क्या कर सकते हैं, AL और AM के सम में दिखाना है। चलिए दोबारा से थोड़ा सा अप्रोच लगाते हैं इस क्वेश्चन में। हम लोग ये करते हैं कि सर इसको देखिए, इसको इरेज करके वापस करते हैं। हमने यहां पर A रखा है, यहां पर B रखा है, यहां पर C रखा है और यहां पर D रखा है। चलिए चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि सर ये पैरेललोग्राम कहीं पर भी हो सकता था, इसे उठाकर हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं ये करूंगा, लेट A बी द ओरिजिन। हम लोगों ने मान लिया कि A जो है वो कहां पर है सर? ओरिजिन पर है। तो A को हम लोगों ने क्या सेट कर लिया सर? 0 0 सेट कर लिया। इसका क्या फायदा होगा सर? इसका फायदा ये होगा कि अगर ये ओरिजिन है तो अब जो भी मैं वेक्टर बनाऊंगा वो एक पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेगा। हमें अलग से वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, हम लोग पोजीशन वेक्टर की यूज करके सारे काम कर सकते हैं, है ना। ये हम लोगों ने इजी बनाने की कोशिश करी। तो हम कहते हैं कि सर अब मान लीजिए बच्चे, अब मान लीजिए कि अगर मैं B पॉइंट के लिए वेक्टर बनाता हूं तो ये वाला वेक्टर जो होगा, AB वेक्टर जो होगा, उसे हम लोग A मान लेते हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्योंकि A अब ओरिजिन पर है। और D वेक्टर को अगर मैं ढूंढता हूं तो AD वेक्टर को हम लोग क्या मान लेते हैं दोस्त? इसे हम लोग मान लेते हैं B वेक्टर। ठीक है, अब हम लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर अगर मैं इस पैरेललोग्राम का डायगोनल ड्रॉ करता हूं तो ये वाला जो डायगोनल होगा ये कितने का होगा सर? ये A प्लस B वेक्टर हो जाएगा क्योंकि इसके दोनों एडजेसेंट साइड्स के सम के बराबर हो जाएगा। तो ये A प्लस बी इस AC वेक्टर का पोजिशन वेक्टर हो गया, है ना। C पॉइंट का पोजिशन वेक्टर हो गया। देन उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त? अब हम लोग बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं L और M जो है। इधर देखिएगा दोस्त, समझने वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि सर इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो A प्लस B वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहा हूं बेटा, पोजीशन वेक्टर्स की। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है सर? ये वाला B और C के बीच में L पॉइंट है ना, दिस इज L। और ये कौन सा पॉइंट है सर? ये M है। तो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूं क्या? वही सेक्शन फॉर्मूले को मिड पॉइंट में बदल दीजिए, दोनों वेक्टर्स को जोड़िए और डिवाइडेड बाई 2। तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी A प्लस A यानी 2A
प्लस बी अपॉन में 2, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो मैं यहां पर अगर आपसे ये कहूं कि एल वेक्टर जो होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सर ए बी वेक्टर जो कि इसका पोजीशन वेक्टर है और ए सी वेक्टर्स का सम करके डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सो यू विल से दैट कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को जोड़ा डिवाइडेड बाई 2 किया तो मेरे पास 2a प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ऐसा कुछ आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेज में इस m के कोऑर्डिनेट्स अगर आप ढूंढना चाहें तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा a प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। ऐसा कुछ बन जाएगा। इन दैट केस हम लोग कहेंगे कि सर मुझे a m वेक्टर अगर बनाना है तो मैं यहां पर c वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दैट इज ac वेक्टर और d वेक्टर का पोजीशन वेक्टर दैट इज ad वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 कर दूंगा तो ये बन जाएगा a प्लस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। सो दिस विल बी a प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, है ना। ठीक है सर, अब मुझे al प्लस am ही तो करना है सर। अगर मैं al वेक्टर प्लस am वेक्टर करता हूं तो मेरे पास क्या होगा, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जुड़ जाएगा तो 2a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 प्लस a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एलसीएम लोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 3a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 2, जिसमें से आप 3 और 2 को अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास a प्लस बी बचेगा। और a क्या है सर, a हमारे पास am वेक्टर है और नहीं ए बी वेक्टर है, दिस इज ए बी वेक्टर है और प्लस b क्या है सर, ए डी वेक्टर है। ये हमारे पास हो जाता है। तो हमसे इसने क्या बोला था कि सर ए एल और ए एम जो है, या फिर मैं इसे ऐसे क्यों लिख रहा हूं, इसको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है सर। ये हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस बी आ रहा है। और सर अगर ये a प्लस बी है तो a प्लस बी तो मुझे ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है कि ये किसके बराबर है सर, ए सी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है। तो 3/2 ए सी वेक्टर हो जाएगा। तो हम लोगों ने कहा कि सर हमने इन टर्म्स ऑफ ए बी प्लस ए डी बी लिखकर बताया जो मैंने अभी इरेज किया, और साथ में ऑल्सो प्रूव दैट कि ए एल प्लस ए एम जो है वो 3/2 ए सी है, ये भी हमारा प्रूफ हो जाता है। तो मैं दोनों टर्म्स को लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या बना है, ये बना है ए बी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर का सम। और हम लोग देख पा रहे हैं कि सर ये वाली चीज जो है इसको ऐसे भी लिखी जा सकती है कि 3/2 टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर है जो कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी बता रहा है ना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन गाइस, किसी को कोई परेशानी यहां पर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो यहां तक सब समझ में आ जाता है तो हम लोग चल सकते हैं फिर अगले सवाल के ऊपर। शो दैट द 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। कोलिनियर है, हमने क्या कहा था सर, कोलिनियर और पैरेलल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। बस अगर एक वेक्टर दूसरे के ऊपर आ रहा है, कंडीशन पैरेलल की चलेगी, लेकिन एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के ऊपर आ रहा है तो हम लोग उसे कोलिनियर बोलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए मैं सबसे पहले यहां पर बनाता हूं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए, है ना। तो b में से a माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस 2 यानी 3i कैप हो जाएगा। 2 माइनस 3 यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के j कैप हो जाएगा। और 3 माइनस के 5 यानी माइनस के 2k कैप हो जाएगा। ठीक है सर, एक बना लेते हैं ac वेक्टर। ac वेक्टर अगर बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 माइनस माइनस 2 यानी 9i कैप हो जाएगा। 0 माइनस 3 या माइनस के 3j कैप हो जाएगा। और -1 -5 यानी माइनस के 6k कैप हो जाएगा। तो यहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं विदाउट एनी परेशानी, है ना। तो अब अगर आपको मैं ये कहूं कि आपको नोटिस करना है कि क्या मेरे पास ए बी वेक्टर जो है, ध्यान से देखिएगा, क्या मेरे पास ए सी वेक्टर जो है वो 3 गुना ए बी वेक्टर के बराबर है या नहीं है। मान लो अगर मैंने इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वेक्टर बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा सर, है ना, यही वेक्टर बन जाएगा। तो हमने कहा सर यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि ए सी वेक्टर जो है वो सम लैम्डा टाइम्स ऑफ किसी दूसरे वेक्टर के बराबर है। तो ये तो कंडीशन किसकी हो जाती है सर, ये कंडीशन हो जाती है कि पैरेलल वेक्टर्स हैं, है ना, पैरेलल वेक्टर्स हैं। अब देखिए दोस्त, आपको मैं कॉन्सेप्चुअली समझाता हूं कि ये पैरेलल वेक्टर्स से कोलिनियर वेक्टर्स क्यों है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि सर ये पैरेलल वेक्टर है और ये कोलिनियर वेक्टर, ये पैरेलल वेक्टर नहीं, ये कोलिनियर वेक्टर है। अब आप सोचिए दो पैरेलल वेक्टर्स कब होते, जब इसमें से ये वाला पॉइंट अगर आप लोग बोल रहे हो कि सर ये AC वेक्टर है,
तो ना चाहते हुए भी आप यही बोलोगे कि सर ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स होने चाहिए, तभी आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये पैरेलल वेक्टर है। क्योंकि अगर ये सेम पॉइंट होता मेरे दोस्त, अगर ये सेम पॉइंट होता तो आप क्या करते, आप ये कहते कि सर इस वेक्टर को उठाकर अगर मैं यहां पर लेकर आता हूं तभी तो इसका ए पॉइंट इससे कोइंसाइड करेगा। दोनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तभी होगा। तो सर ये सिर्फ तभी पॉसिबल है कि ये पैरेलल भी हो और इनका कॉमन पॉइंट ए भी हो। तो इसका मतलब सर ये दोनों पैरेलल नहीं हो सकते, ये कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। क्यों? क्योंकि सर इनका जो एक कॉमन पॉइंट है ना, वो कॉमन पॉइंट कौन सा है बेटा, वो ए है, और यहां पर हमारे पास पॉइंट बी आ जाता है। तो एक्चुअली में ये कोलिनियर पॉइंट्स है। तो हम यहां से कहेंगे सिंस पॉइंट ए इज कॉमन, सिंस पॉइंट ए is common to both vectors, ठीक है, therefore हम लोग ये बोलेंगे कि ए बी एंड सी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, आर कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। समझ में आ गया दोस्त? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलते हैं फिर अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इफ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, रिप्रेजेंट द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इधर देखिए दोस्त, हम लोग फटफट एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और फिर उसके ऊपर बात करते हैं। ये रहा पैरेललोग्राम। हमने कहा कि सर ए वेक्टर जो है, मान लीजिए इसको डिनोट किया जाता है ऐसे करके, बी वेक्टर जो है इसको डिनोट किया जाता है ऐसे करके, ओके। तो हम कहेंगे सर इसका ये वाला जो डायगोनल होगा ना, यहां से यहां तक ज्वाइन करने वाला जो डायगोनल होगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्लस बी वेक्टर, पैरेललोग्राम लॉ से, है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आप लोगों को, कि ये हो जाएगा मेरे पास ए प्लस बी वेक्टर। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसमें सोचिए कि इसका जो दूसरा डायगोनल होगा, ये वाला वेक्टर, ये कितना होना चाहिए। आप कहेंगे सर यहां पे ट्राइंगल लॉ लगाइए कि पहले रामू गया यहां से यहां पर, ठीक है, फिर वो यहां से यहां पर गया, तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का सम ये हो जाएगा। तो लेटस से मैंने इस वेक्टर का नाम कितना रख दिया दोस्त, इस वाले वेक्टर का नाम मैंने रख दिया एक्स वेक्टर। कितना रख दिया? एक्स वेक्टर। तो आप कहेंगे सर एक्चुअली में एक्स वेक्टर और ए वेक्टर का सम हमारे पास बी वेक्टर होगा, तो ये एक्स वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस विल बी बी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। कितना? बी माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, तभी इन दोनों का सम हमारे पास बी वेक्टर आएगा। आप इसे इनडायरेक्टली ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सर अगर मेरे पास पैरेललोग्राम है जिसके दो एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो आप कहेंगे सर इनमें से एक वेक्टर का जो डायगोनल होगा वो ए प्लस बी होगा, और दूसरा वाला जो होगा वो a माइनस बी या फिर b माइनस ए होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने b वेक्टर को कैसे लिया है, a वेक्टर को कैसे लिया है। अगर उनके सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे कि ये हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है, तो दैट विल बी अ डिफरेंट केस, और अगर ये जैसे टेल टू टेल कॉम्बिनेशन है तो दैट विल बी अ डिफरेंट केस, और हेड टू हेड कॉम्बिनेशन है तो दैट विल बी अ डिफरेंट केस। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि आपको याद करने के बजाय अगर आप कॉमन सेंस इसमें रख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ वगैरह अगर आप अच्छे से जानते हैं, पैरेललोग्राम लॉ जानते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो लेट अस से हम लोग यहां तक तो पहुंच गए हैं। हम कहते हैं कि सर डायगोनल 1 को हम लोग मान लेते हैं, डायगोनल 1 जो है वो एक्चुअली में a प्लस बी वेक्टर है, तो a प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा सर? a प्लस बी वेक्टर हो जाएगा इन दोनों का सम, दैट इज 3i कैप प्लस 2 प्लस 4 यानी 6j कैप, 3 माइनस 5 यानी 2k कैप हो जाएगा। ठीक है, d2 वेक्टर अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा b माइनस ए वेक्टर हो जाएगा यहां पर हमारे पास। ओके दोस्त, तो हम ये कह रहे हैं कि सर b वेक्टर जो है b माइनस ए वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर हो जाएगा। सो 2 माइनस 1 यानी i कैप हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, हाँ ये हो गया। b वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, b माइनस ए, 2 माइनस 1, 4 माइनस 2 यानी प्लस के 2j कैप हो जाएगा, और माइनस 5 माइनस 3 माइनस के 8k कैप हो जाएगा। ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा b माइनस ए। एंड इन दैट सेंस हम लोग ये बोलेंगे कि सर हमें अगर पहले वाले डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है तो मुझे d1 वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। जी सर, तो यहाँ पर आ जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस के 2k कैप। अगर आप करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 3 अपॉन में 7i कैप प्लस 6 अपॉन में 7j कैप माइनस 2 अपॉन में 7k कैप हो जाएगा। ठीक है सर, d2 वेक्टर का कैप निकाल दीजिए। फिर d2 वेक्टर का कैप हो जाएगा d2 वेक्टर डिवाइडेड बाई d2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, d2 वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j
माइनस के 8 के दिया हुआ है, तो इसे मुझे डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा 64। तो 64 प्लस 4 अगर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा रूट 69, यानी ये बन जाएगा 1 अपॉन में रूट 69 आई कैप प्लस 2 अपॉन में रूट 69 जे कैप माइनस 8 अपॉन में रूट 69 के कैप। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि हम लोगों ने डायगोनल को तो सही निकाला है ना, दूसरे वाले को, दैट इज बी माइनस ए अगर निकाल रहे हैं तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, माइनस 5 माइनस 3 माइनस के 8 हो जाएगा। हाँ, वैल्यूज एकदम सही हैं, तो आपके पास ये दोनों यूनिट वेक्टर्स आ जाएंगे अलोंग द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ वेक्टर ओपी इज इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस ओ एक्स एट 45 डिग्री। देखिए बेटा, मैं अगर इसको ऐसे ड्रॉ करना पसंद करूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये हो गया ओ एक्स, ठीक है, ये हो गया ओ वाई, ठीक है, ये हो गया ओ जेड, ओके। अब ये कह रहा है कि हमारे पास सर कोई वेक्टर है जो कि इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे करके कोई वेक्टर बन रहा है, तो ये कह रहा है कि सर हमारे पास इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्री एंगल बन रहा है। अगर ये मेरा ओरिजिन है और ये मेरा एक्स एक्सिस है तो इसके साथ इतना एंगल बन रहा है। सर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये कह रहा है वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हमें बताइए जेड एक्सिस के साथ यानी गामा कितना होगा। डायरेक्शन कोसाइंस का कॉन्सेप्ट है, यस सर। हम लोग ये जानते हैं कि सर हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे यानी एल बराबर कोसाइन अल्फा होगा जो कि 45 डिग्री है, एम बराबर कोसाइन गामा होगा, कोसाइन बीटा होगा जो कि 60 डिग्री है, एन बराबर कोसाइन गामा होगा जिसकी वैल्यू हमें नहीं मालूम है। ओके, सो इनका स्क्वायर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम लोग ये रिजल्ट जानते हैं। एल का स्क्वायर यानी cos 45 का स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एम का स्क्वायर यानी cos 60 दैट इज 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एन का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। सो ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/2, तो कुल मिला के 3/4 आ जाएगा। तो n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 हो जाएगा। तो n का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। तो n की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस के 1/2 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू होगा। यानी कि हमें क्या कह रहा है सर, OP जो है वो OZ से कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है हमें ये बताना है। सर जब हम कह रहे हैं कि हमारे पास n की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि सर कोसाइन गामा जो है वो प्लस माइनस 1/2 के बराबर आ रहा है। यानी अगर मैंने कोसाइन गामा को 1/2 के बराबर लिया और कोसाइन गामा को हम लोगों ने माइनस के 1/2 के बराबर लिया तो यहाँ पर गामा की वैल्यू सर कितनी आ सकती है, 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री आ सकती है। दिस कैन बी द वैल्यू। और यहाँ से गामा की वैल्यू क्या आ सकती है सर, माइनस के नहीं सॉरी 120 डिग्री भी आ सकती है, क्योंकि सर वहाँ पर नेगेटिव में कोसाइन वैल्यू देता है। सो दीज टू वैल्यूज कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ गामा, है ना, समझ में आ गया। तो ये हो गया, हमें जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल ये बना रहा है वो भी हमें समझ में आ जाता है। चलिए अगला सवाल, इफ अ वेक्टर मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद ओ एक्स ओ वाई ओ जेड रेस्पेक्टिवली फाइंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। देखिए ये डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर रहा है। अगर मैं इसको फिर से वैसे ही बनाकर दिखाऊं कि ये हो गया अपना जेड एक्सिस, ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, और इसमें हम लोग बनाते हैं एक वेक्टर, ठीक है सर, इसमें बनाते हैं हम लोग एक वेक्टर। तो ये क्या कह रहा है कि सर यहां से हमारे पास अल्फा बन रहा है, यहां से हमारे पास बीटा बन रहा है और यहां से हमारे पास गामा बन रहा है। ये तीन एंगल्स हमें मिल रहे हैं। एंड इस बेसिस पे मैं ये कहूं कि सर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से जानते हैं कि कोसाइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसाइन स्क्वायर बीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर गामा, ये क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास 1। तो इसको साइन स्क्वायर में बदल दीजिए तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा विल बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बेटा इसको उठा के इधर और इसको उठा के इधर ले आओगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है दोस्त, 2 आ जाती है, और 2 इज आर करेक्ट आंसर, है ना। इजी था, वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहां से आप लोग इसे 2 निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेक्टर आर हैज लेंथ 21 एंड डायरेक्शन रेशियोज इतना एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड ऑल्सो फाइंड द आर। देखिए दोस्त, हम लोग एक बात जानते हैं कि डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास ये हैं,
डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो लेटस से हमारे पास एक वेक्टर ए है जो कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, तो ये बन जाएगा 2i कैप माइनस की 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हम लोगों ने क्या कर लिया, लेट कर लिया कि ए वेक्टर जो है वो पैरेलल टू आर वेक्टर है। सर ये आर वेक्टर क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप इसका बेटा क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे इन डायरेक्शन रेशियोज की मदद से, तो वो 21 नहीं आएगा, है ना। सर अभी मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ रहा है, सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमारे पास आ रहा है कितना, ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये आ रहा है अंडर द रूट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, यानी मिलाकर सर 7 आ जाएगा। तो हमें समझ में आ रहा है कि सर अगर आर वेक्टर जो है पैरेलल है तो वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर होगा। हाँ सर, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। हाँ सर, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें 21 दे रहा है, तो यहां लैम्डा टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया सर, 7 हो गया, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। अरे हाँ सर, अब जब लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई मेरे दोस्त, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आर वेक्टर निकाल सकते हैं जो हमें बोला गया है। सर आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ ये वाला वेक्टर हो जाएगा जो हम लोगों ने लेट किया, जो कि 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज 3 2 जा 6i कैप माइनस 9j कैप प्लस 6 3 जा 18k कैप। ये हो गया हमारे पास आर वेक्टर का फाइनल आंसर। सर हमसे डायरेक्शन कोसाइंस भी मांगा था। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं दोस्त, हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर तो ये था सर, ए वेक्टर था, हम लोग ए कैप निकाल लेते हैं। सर डायरेक्शन कोसाइन की अच्छी बात पता है क्या होती है, आप कोई सा भी वेक्टर ले लो, आप आर वेक्टर ले लो या फिर आप ए वेक्टर ले लो, ये दोनों पैरेलल है ना, तो इनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम होंगे। क्यों, डायरेक्शन कोसाइंस यूनिट वेक्टर के होते हैं। तो इसकी लंबाई अगर 21 है, इसकी लंबाई अगर 7 है, तो इन दोनों के यूनिट वेक्टर की लंबाई कितनी होगी, 1। यानी कि इसका यूनिट वेक्टर भी 1 यूनिट का ही होगा और इसका यूनिट वेक्टर भी 1 ही यूनिट का होगा। तो अब आप चाहे r का यूनिट वेक्टर निकालें या फिर चाहे आप a का यूनिट वेक्टर निकालें, दोनों सेम होगा। तो मैं a का यूनिट वेक्टर निकाल लूं, आप बेटा r से निकाल कर देख लेना। तो मैं a के वेक्टर को a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, तो यू विल से दैट कि सर हमारे पास आ जाता है 2/7i कैप माइनस 3/7j कैप प्लस 6/7k कैप। तो अब अगर आप मुझसे डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है दोस्त, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइंस पूछ रहा है, तो मुझे सिर्फ i j k के कॉफिशिएंट्स को ले लेना है, माइनस 2/7 माइनस 3/7 एंड 6/7। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। समझ में आया दोस्त। तो आपको मैं फिर से एक बार क्विक रिव्यू दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस देना है बेटा। अगर आपको इस चैप्टर को मजबूत करना है तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले यहां पर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये ध्यान देना है। दिस इज मैं स्टार मार्क कर रहा हूं कि यह डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। और फिर आप लोगों को बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर से जो है उसके जो डायग्रामेटिक अप्रोच वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहां पर आपके लिए जरूरी है। सेक्शन फॉर्मूला थोड़ा ही लगता है, कभी कभी कोई सवाल आता है तो इसे भी आप लोग यहां पर इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। बट जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस को अच्छे से समझ लेना है कि एक्चुअली में एक यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं और किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज निकलते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज नहीं, डायरेक्शन कोसाइंस निकलते हैं। और एक्चुअली में डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो कोई भी वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कितना कितना एंगल बना रही है, उन एंगल्स का कोसाइन वैल्यू को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं बाय डेफिनेशन। लेकिन जो बाय अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेजर डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। सो ये था अपना वेक्टर्स का बेसिक्स। इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटा, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब आप रिवाइज कर लेंगे तो इसके आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे वो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे, एकदम मक्खन हो जाएंगे, ठीक है। सो ये था अपना वेक्टर्स। दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।